मुंबई, इंडिया। रायजादा पैलेस। आपकी शादी खतरे में है। अपने सैया जी को संभाल लीजिए, वरना अपनी कुकी दी को सेट करने के चक्कर में आपकी सैया किसी और के साथ सेट ना हो जाए। आप मेरी प्यारी सी भाभी हैं, इसीलिए पहले से वार्न कर रही हूँ। इस नैना से मुझे अच्छे वाइब्स नहीं आ रही, तिहू ने कहा। राहा एक नज़र यतीश को देखती है, जो आश्विक से बात करने में बिजी था। वो नज़र उठाकर एक नज़र नैना को देख तक नहीं रहा था। राहा प्यारी सी मुस्कान लिए बोली, कुछ भी कहो, इस खड़ूस में एटीट्यूड बहुत है। तभी राहा ने सबके सामने आकर कहा, आप लोग बात कीजिए, हम कुकी दी को लेकर आते हैं। राहा वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सबकी नज़र सीढ़ियों पर जम जाती है, जहां से राहा कुकी को लेकर नीचे हॉल में आ रही थी। डीप ग्रीन कलर के खुले पल्ले की साड़ी, सीधे मांग में खुले बाल, माथे पर एक छोटी सी बिंदी जो उसके चेहरे को चार चांद लगा रहे थे, गले में एक पेंडेंट और कलाई में बैंगल्स, झुकी कजरारी नैन और उन खूबसूरत टिमटिमाती आंखों में नमी और खामोश लब। इतने में वो खूबसूरती की मूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती देखकर सब जैसे पलके झपकना भूल गए थे। आश्विक के तो मुंह खुल गए थे, जिसे देखकर आदि उसका मुंह बंद करते हुए कहा, मुंह तो बंद कर लीजिए आश्विक भाई, वरना मक्खी घुस जाएंगे। आश्विक झेम जाता है और नजरें चुराने लगता है। राहा कुकी को लेकर हॉल में आती है और उसे सिंगल सोफे पर बिठा देती है। कुकी पलके झुकाकर धीमी आवाज में बोली, नमस्ते। दादी तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। आश्विक तो चोर नजरों से कुकी को ही देख रहा था। अरे वाह, आप तो कितनी खूबसूरत हैं, इशिका जी ने कहा और अपने आंखों से काजल निकालकर कुकी के गर्दन पर लगाते हैं। कुकी बस जबरदस्ती मुस्कुरा देती है। पलके उठाकर देखिए तो सही कुकी दी, अगर लड़का पसंद ना आए तो अभी मना कर दीजिएगा। राहा धीमी आवाज में कुकी के कान में कहा। कुकी हिम्मत करके नजर उठाकर सामने देखती है। सामने आश्विक बैठा था और अपलक प्यार से कुकी को निहार रहा था। उन दोनों की नजरें टकराते ही आश्विक अपनी नजरें फेर लेता है, लेकिन हैरानी से कुकी की आंखें फैल गई थी। उसके लिए ये भरोसा कर पाना मुश्किल था कि जो लड़का कुकी को देखने आया है वो आश्विक है। स्वामिनी, हमें कात्यायनी बहुत पसंद आए। आपने जितना कहा था उससे भी बहुत प्यारी है कात्यायनी, दादी ने कहा। हम तो फोटो देखकर ही कात्यायनी को पसंद कर लिया था मिसेज रायजादा, इसीलिए हम अपने साथ सगुन भी लेकर आए हैं, इशिका जी ने मुस्कुराकर कहा। कात्यायनी, क्या आप इस शादी के लिए राजी हैं? क्या आप मेरे पोते को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करोगे? दादी ने कुकी के चीन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करके कहा। दादी, एक बात बताएं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कुकी ने धीमी स्वर में कहा। बिल्कुल नहीं, आपके मन में जो कुछ भी है आप खुलकर बता सकते हैं, दादी प्यार से बोले। क्या हम 2 मिनट अकेले में आश्विक से बात कर सकते हैं? कुकी कांपते होठों से बोली तो आश्विक सक्का जाता है। जी, क्यों नहीं? आप 2 मिनट क्या 2 घंटा बात करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, इशिका जी ने कहा तो कुकी सर झुका लेती है। राहा ने कहा, चले दी, और उसके हाथ पकड़कर वहां से ले जाती है। अब आप किसके इंतजार में हैं दूल्हे राजा? जाइए, दुल्हन रानी अकेले में आपसे बात करना चाहते हैं। आदि ने अकेले शब्द को कुछ ज्यादा ही खींचते हुए कहा। आश्विक थोड़ी देर खामोश रहता है और फिर रोंदू सा शकल बनाकर कहा, यार आदि, हेमेटोलॉजिस्ट के डिग्री हासिल करते वक्त इतना डर नहीं लग रहा था जितना अब लग रहा है। आदि आश्विक के सीने पर हाथ रखकर कहा, भाई मर्द बनकर जाइए, सीना चौड़ा करके, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे। आश्विक ने कहा, अगर उसने खींचकर एक रापटा लगा दिया तो? आदि ने कहा, लड़कियों के हाथ ना कमसिन कली की तरह होते हैं भाई, अगर रपटा लगा भी दिया तो समझ लेना एक कली आकर आपके गालों को चूम कर चली गई। आश्विक एक नज़र उसे घूर कर देखता है और कहा, अपनी फिलोसॉफी अपने पास रख बे, और वहां से चला जाता है। आश्विक वहां से टेरेस पर चला जाता है, जहां कुकी पहले से उसका इंतजार कर रही थी। कुकी रेलिंग पकड़कर गुमशुम सी खड़ी थी और एक टुक बाहर की तरफ झांक रही थी।
हवा में उसकी साड़ी की पल्लू लहरा रही थी और खुली जुल्फों की लटें बार बार उसके चेहरे को चूम रहे थे। अश्विक जाकर उसके बगल में खड़ा हो जाता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आज पहली बार उसे कुकी के नजरों का सामना करने से डर लग रहा था। कुकी, अश्विक की आवाज से कुकी का तंद्रा टूटा। वो हड़बड़ाकर अश्विक की तरफ देखती है। बताइए, आपको क्या बात करनी है? अश्विक प्यार से कुकी को निहारते हुए कहा। बस 2 मिनट अश्विक, मुझे हिम्मत जुटाने दीजिए, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ, उसके बाद आप मुझसे शादी तो छोड़िए, नफरत के लायक भी नहीं समझेंगे। कुकी बेताबी भरी स्वर में बोली तो अश्विक एक गहरी सांस लेकर चुप हो जाता है। कुकी आंखें बंद करके खुली हवा को महसूस कर रही थी और अश्विक हाथ बांधे एक टक कुकी के बंद पलकों को निहार रहा था। अश्विक, कुकी बहुत हिम्मत करके धीमी आवाज में बोली। मम, प्यार करते हैं आप मुझसे? मम, शादी करना चाहते हैं? मम, अगर मैं कहूंगी मुझे आपसे शादी नहीं करनी है तो? कोई बात नहीं, वजह नहीं पूछोगे? बस मर्जी जानना चाहता था। अश्विक, आई एम सॉरी, इट्स ओके। अश्विक कुकी को अपने तरफ पलटता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, यहाँ आने से पहले मैं आपके हर सवाल का जवाब ढूंढ कर आया था, लेकिन जवाब वहाँ होते हैं जहाँ सवाल उठते हैं। आपने कोई दिक्कत बताए बगैर ही मुंह पे मना कर दिया, तो मैं किस सवाल का जवाब दूं? कुकी के आंखों से आंसू छलक आते हैं। अश्विक हिचकिचाते हुए कुकी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर कहा, मत रोइए कुकी, मैं आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। मैं आपके लायक नहीं हूँ अश्विक। कुकी फपक कर कहा तो अश्विक मुस्कुरा देता है। जानती हूँ आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन कुकी इतना कहकर चुप हो जाती है। लेकिन अश्विक ने कहा। कुकी भराई गले से बोली, अगर मैं ये कहूंगी मेरे अस्मत पर दाग है, तो अगर मैं ये कहूंगी मैं किसी के रात के हमसफर हूँ, तो अगर मैं ये कहूंगी मैं किसी के साथ एक बार नहीं 1000 बार हम बिस्तर हो चुकी हूँ, तो अगर मैं ये कहूंगी हर रात मैं किसी मर्द के बाहों में, उसके बिस्तर पर, उसके नीचे सोती थी, तो अगर मैं कहूंगी किसी और का बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, तो क्या आप मुझे अपनाएंगे? अश्विक कुकी के आंखों में देखकर कहा, अगर मैं कहूंगा वो इंसान आहान है, तो अगर मैं कहूंगा आपके बच्चे का बाप आहान है, तो अगर मैं कहूंगा मैं आपको हर तरह से अपनाना चाहता हूँ, तो अगर मैं कहूंगा आप मुझे हर हालत में कबूल है, तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? कुकी हैरानी से अश्विक को देखने लगती है। मुझे सब कुछ पता है कुकी, आहान और आपके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। यतीक्ष ने मुझे पहले से सब कुछ बता दिया है। अश्विक ने कहा तो कुकी दंग रह जाती है। पहली नजर में मैं आपको चाहने लगा था, जब आप मेरे गर्दन पर चाकू रखकर अपने भाई का इलाज करने के लिए मुझे धमकाया था। अश्विक कुकी के पीछे खड़ा हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर आसमान पर चमक रहा चांद की तरफ पॉइंट करके कहा, आज आपको चांद बुलाने का मन कर रहा है, पता है क्यों? क्योंकि मैं आपको आपके दाग समेत अपनाना चाहता हूँ। आप में और आसमान के उस चांद में कोई फर्क नहीं है। नूर भी उतना, गुरूर भी उतना और मुझसे दूर भी उतना। अश्विक की बातों से कुकी की आंखें छलक रही थी। अश्विक उसके आंसू साफ करके उसके माथे पर अपना होंठ रखता है और कहा, अगर आप अपने भाई के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो जिस दिन मुझसे प्यार करोगी, क्या करोगी? एक बात बोलूं, मैंने आपसे प्यार करके कोई गलती नहीं की है। आई एम सॉरी अश्विक, कुकी रूंधे गले से बोली और अपने आंखों से आंसू साफ करने लगती है तो अश्विक उसे अपने बाहों में भरकर कहा, बहने दीजिए कुकी, अब आपकी आंखों में इन आंसुओं की कोई जगह नहीं है। अश्विक कुकी के पेट पर हाथ रखकर कहा, बस मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। ये बच्चा जब भी इस दुनिया में आएगा, मैं इसे अपना पहचान देना चाहता हूँ। उसके नाम पर मेरा नाम जुड़ना चाहता हूँ। इसे मेरा सरनेम देना चाहता हूँ, ना कि रायजादा के। क्या आपको मंजूर है? कुकी अश्विक के शर्ट को मुट्ठी में भरकर बोली, मेरे लिए इतना डेडिकेशन मत दीजिए अश्विक।
आश्विक कुकी का चेहरा ऊपर करके कहा, एंड वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है कि शादी के बाद मैं जबरदस्ती आपके करीब आऊंगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ अहान ने आपको छुआ है ना, मैं आपको छूकर आपको गंदा नहीं करूंगा, कभी आपके करीब आने की कोशिश नहीं करूंगा। ये बच्चा इस दुनिया में आने के बाद हम दोनों मिलकर इसे माँ बाप का प्यार देंगे। इस बार कुकी झट से अश्विक के गले लग जाती है। उसे इस वक्त कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही थी अश्विक से गले मिलने में, क्योंकि वो जानती थी अश्विक का इरादा पाक है। अश्विक कुकी के सर सहलाकर मुस्कुराते हुए कहा, इससे ज्यादा मैं अपने प्यार के लिए और डेडिकेशन नहीं दे सकता कुकी। जिंदगी के हर मोड़ पर मैं बस आपका साथ चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपनाएंगे? कुकी अश्विक के गर्दन पर अपना हाथ लपेटकर कांपते हुए 2 बार हाँ में गर्दन हिला देती है। अश्विक के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। मुस्कुराइए, अश्विक ने कहा। व्हाट? कुकी ने कहा। मैंने कहा मुस्कुराइए। अश्विक कुकी के होंठों के किनारे पर उंगली रखकर कहा तो कुकी के होंठ पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। हाय, मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लगते हैं। आपको तो फ्लर्ट करना भी नहीं आता अश्विक। सीधा सादा बंदा हूँ कुकी, मेरे को ये सब नहीं आता। नीचे चलें, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कुकी ने कहा तो अश्विक हमें सर हिला देता है। कुकी वहां से चली जाती है। कुकी कुछ ही दूर गई होगी कि वो पीछे मुड़कर देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि अश्विक अपना दोनों हाथ ऊपर करके मुस्कुराते हुए डांस कर रहा था। कुकी के नजरों को महसूस करके अश्विक झेंप जाता है। आई कांट कंट्रोल माई एक्साइटमेंट, अश्विक ने कहा तो कुकी मुस्कुरा उठती है और बोली, इट्स ओके अश्विक, अब चले। इधर आदि और तीहू कब से दीवार के पीछे छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहे थे। आदि के चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन तीहू का चेहरा उतर चुका था। ये अश्विक भाई कितने अच्छे हैं ना, आदि ने चहक कर कहा तो तीहू मुंह लटका कर बोली, बुरे तो अहान भाई भी नहीं है। मतलब? तू कहना क्या चाहती है? आदि ने मुंह बिचका कर कहा, मेरा मतलब जब कुकी अहान भाई के करीब थे तो अहान भाई ने उनके साथ कितना गलत किया, क्योंकि उन्हें सच्चाई पता ही नहीं था। और अब जब उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा है तो कुकी उनसे दूर जा रहे हैं। अहान भाई कुकी को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आदि। तीहू नमी सी आवाज में बोली। अपने ओवर थिंकिंग पर फुल स्टॉप लगा, क्योंकि अहान भाई अपने चेरी से प्यार करते हैं, ना कि इस असिस्टेंट साहिबा से। चल, अब नीचे चलते हैं, आदि ने कहा और तीहू को कमर से पकड़कर नीचे ले जाने लगता है। इधर हॉल में दादा, दादू, स्वामिनी जी, इशिका जी, राहा, यतीक्ष, नैना सब बैठे हुए थे। सब कॉफी की चुस्की लिए आपस में बातें कर रहे थे। आपने छुपकर शादी कर ली यतीक्ष, अपनी शादी में हमें बुलाया तक नहीं। अश्विक के दादी ने मुंह बिचका कर कहा, मेरी शादी में सिर्फ कुछ गुंडे ही थे दादी, और मेरी बीवी के चाचा, चाची, जिनका हाथ आशीर्वाद देने के लिए कभी नहीं उठता। यतीक्ष ने काफी गंभीर आवाज में कहा, कितने वक्त हो गए आपके शादी को? इशिका जी ने प्यार से राहा के गाल छूकर कहा तो राहा धीमी आवाज में बोली, वो कुछ महीने पहले ही हमारी शादी हुई है आंटी। तो कब दे रही हो रायजादा खानदान को उसका वारिश? आई मीन बेबी प्लानिंग अभी तक किया है या नहीं? इशिका जी ने मुस्कुरा कर कहा तो राहा एक नजर यतीक्ष को देखती है और सर झुका लेती है। स्वामिनी जी बोले, राहा सिर्फ 18 साल की है मिसेस जैन, अभी तो उनके घूमने फिरने का उम्र है, उनकी पढ़ाई भी चल रही है। हम नहीं चाहते वो बच्चा पैदा करके अपनी जिंदगी उसी पर लीन कर दे। हम अभी से उन पर ये घर गृहस्थी, बच्चे की जिम्मेदारी थोपना नहीं चाहते। इशिका जी ने अड़े टेढ़े मुंह बनाकर कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मिसेज रायजादा? राहा इस घर की बड़ी बहू हैं, आज नहीं तो कल उन्हें इस पूरे पैलेस को संभालना होगा। कभी ना कभी तो जिम्मेदारी उठानी होगी, तो आज क्यों नहीं? यतीक्ष ने कहा, राहा की उम्र इतनी नहीं है इशिका आंटी की वो जिम्मेदारियां संभाल सके, और रही बात बच्चे की तो 18 साल की उम्र में वो बच्चा पैदा करके उसे परवरिश कैसे देगी? अगर सबके प्रेशर में आकर बेबी प्लानिंग कर भी लिया तो उसके बाद उसकी जिंदगी में जो वाट लगेगी उसका क्या?
पहली बात, वो बच्चा उसे सुकून से जीने नहीं देगा। दूसरी बात, मेंटली उसके ऊपर प्रेशर पड़ेंगे। तीसरी बात, उसकी बॉडी पहले से वीक है। एंड एट लास्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक बच्ची को पहले से संभाल रहा हूँ। अब एक साथ दो बच्चे नहीं संभाल पाऊंगा इशिका आंटी। यतीक्ष ने टांट भरे लहजे में कहा तो राहा मुंह बना लेती है और बाकी सब हंस पड़ते हैं। नैना अपना चेहरा दूसरी तरफ करके ताना कसते हुए बोली, बच्ची से शादी करेंगे तो यही होगा ना। दुनिया में तो लड़कियों के अकाल पड़ गए थे, जो इससे शादी करनी पड़ी। हुआ। यतीक्ष ने थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहा, दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन राहा के अलावा इस दुनिया में यतीक्ष सिन्हा रायजादा के लायक कोई और लड़की नहीं है। राहा जैसी भी है, अब वो मेरी बीवी है और वो मुझे अपनी हर अदाओं के साथ कबूल है। नैना हैरानी से यतीक्ष को देखती है और दूसरे ही पल उसकी आंखों में नमी तैर जाती है और राहा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। तभी सीढ़ियों से किसी के कदमों की आहट सुनकर एक साथ सबकी नज़र सीढ़ियों की तरफ जाती है, जहां से अश्विक और कुकी नीचे आ रहे थे। अश्विक को देखकर यतीक्ष अपनी भौएं चढ़ाता है तो अश्विक बस मुस्कुरा देता है। यतीक्ष समझ जाता है कि कुकी शादी के लिए राजी हो गई है। कुकी आकार उस सिंगल काउच पर पलके नीचे करके बैठ जाती है तो दादी ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, तो क्या फैसला लिया आपने कात्यायनी? हमें आपका हर फैसला मंजूर है। हम अश्विक से शादी करने के लिए तैयार हैं। कुकी धीमी आवाज में बोली। ये सुनकर दादी, इशिका, नैना सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरे शंभू, जाकर हमारी गाड़ी से सगुन की थाल लेकर आ। दादी उत्सुकता से बोले। स्वामिनी जी भी चहकते हुए एक नौकर को हिदायत देते हुए बोले, जाकर तुरंत सगुन की थाल तैयार करो। जी मैम साहेब, बोलकर वो नौकर वहां से चला जाता है। राहा तुरंत खड़ी होकर बोली, आंटी सगुन की थाल हम तैयार करते हैं। थोड़ी देर बाद शंभू इशिका जी के कार से सगुन की थाल लेकर आता है, जो कि एक लाल कपड़े से ढका हुआ था, और इधर राहा भी सगुन की थाल तैयार कर चुकी थी। इशिका जी अपने हाथ में थाली लिए बोले, आपके मम्मी पापा कोई है क्या? कुकीना में गर्दन हिलाकर धीमी आवाज में बोली, इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है, सिर्फ मेरा एक छोटा भाई है। इशिका ने कहा, तो ये सगुन की थाली को अपनाएगा कौन? इस पर कुकी की आंखें नम हो जाती है। ये कोई पूछने की बात है मिसेस जैन? ऑफ कोर्स सगुन की थाल मैं ही अपनाऊंगी। स्वामिनी जी ने कहा तो कुकी भरी आंखों से उन्हें देखने लगती है। राहा लाल कपड़ों में लिपटे एक थाली लाकर स्वामिनी जी के हाथ में थमा देती है। स्वामिनी जी और इशिका जी अपने सर पर पल्लू रख के मुस्कुराते हुए एक दूसरे से सगुन के आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। स्वामिनी इशिका के गले मिलकर बोले, हार्टफेल्ट कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली ऑन दिस जॉयस ओकेजन मिसेस जैन। इशिका मुस्कुराकर बोले, टू यू टू मिसेस रायजादा। इधर आदि अश्विक के टांग खींचने में लगा हुआ था। स्वामिनी जी थाल से लाल कपड़े हटाते हैं तो उस पर सिंदूर और कुमकुम, मिठाई, फल और लाल चूड़ा था। थाल को राहा के हाथों में थमाकर स्वामिनी बोले, राहा इसे ले जाकर मंदिर में रख दीजिए। राहा हमें सर हिला देती है। इशिका जी थाल से कपड़े हटाते हैं तो उस पर शक्कर और सुपारी, मिठाई, पान, नारियल, फूल, दीपक और चावल थे। इशिका जी उसे टेबल पर रख देते हैं और कुकी से गले मिलकर बोले, कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, आज से आप हमारे घर की रौनक हुई। कुकी बस जबरदस्ती मुस्कुरा देती है। इशिका ने दादी दादू के सामने हाथ जोड़कर कहा, अब हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। पंडित जी को बुलाकर सगाई के लिए एक अच्छे से मुहूर्त निकलवा लेंगे। अश्विक कुकी के कान में धीमी आवाज में कहा, जल्दी आइए ना हमारे घर पर, आपको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। कुकी हैरानी से अश्विक को देखती है तो वो मुस्कुराकर कहा, मिसेस कात्यायनी अश्विक जैन। तभी पैलेस के मैन दरवाजा खुलता है और आहान अपने गोद में तनिष को लिए बाहर से अंदर आता है। आहान और तनिष हंसते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। तनिष के हाथ में एक बलून बंच, 2 कॉटन कैंडी और 2 आइसक्रीम थी, जिसमें से एक आइसक्रीम तनिष के मुंह में थी। आहान हॉल में आकर
तनिष्क को अपने गोद से नीचे उतारता है तो तनिष्क चहक कर कहा, थैंक यू अहान सर। अहान मुस्कुरा देता है और जैसे ही उसकी नज़र सामने के नज़ारे पर जाती है, पल भर में उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। कुकी को देखकर, सगुन की थाल, अश्विक और उसके परिवार को देखकर अहान को समझने में देर नहीं लगा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। पल भर में उसकी आंखें लाल हो जाती है, गुस्से से हथेलियों की मुट्ठी भींच जाते हैं और माथे की नसें उभर कर बाहर आने लगते हैं, जिसे देखकर कुकी सहम जाती है और डर से अश्विक के हाथ को कसकर पकड़ लेती है। वहां पर खड़े सभी एक दूसरे के मुंह ताकने लगते हैं। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही अहान एक जोरदार लात सामने रखे टेबल पर मारता है, जिसे सगुन के थाल दूर जाकर गिरता है और शीशे के टेबल हजारों टुकड़ों में बंट जाते हैं। अहान अपनी गन निकालता है और सामने लगे टीवी पर धड़ाधड़ गोली चलाने लगता है। डर से राहा भी यतीक्ष के पीछे छुप जाती है। अहान गुस्से से अपने गले से नेक टाई निकालकर दूर फेंक देता है और अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन्स को खींचकर तोड़ देता है और झट से इशिका जी के सर पर बंदूक तानकर चिल्लाते हुए कहा, लगता है आपको अपना बेटा प्यारा नहीं है। अगर आप नहीं चाहते अपने बेटे की यहाँ अर्थी उठे तो चुपचाप अपने बेटे को उठाकर दफा हो जाइए यहाँ से, वरना अश्विक भाई की लाश अपने साथ लेकर जाएंगे। इशिका जी हैरानी से अहान को देखने लगते हैं, जो इस वक्त खूंखार लग रहा था, लेकिन उसकी पागलपन की वजह क्या है वो ये नहीं समझ पा रहे थे। अहान गुस्से से सामने फर्श पर 2 बार गन शॉट करता है और अश्विक के कॉलर पकड़कर उसे खड़ा करके सीधा उसके माथे पर बंदूक तानकर कहा, सिर्फ 5 मिनट है भाई आपके पास, अपने परिवार को लेकर दफा हो जाइए यहाँ से, वरना तुम सबकी लाशें बिछा दूंगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी कुकी के लिए रिश्ता लेकर आने की, ये जानते हुए भी कि बीवी है वो मेरी, माँ बनने वाली है वो मेरे बच्चे की। इस बार अश्विक का भी माथा सनक गया था। वो गुस्से से एक पंच अहान के मुंह पर जड़ते हुए कहा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले अहान, आखिर तू किसे डरा रहा है ये बंदूक दिखाकर मुझे। अश्विक जैन को, जो इन बंदूक के साथ खिलौनों की तरह खेलता है, तूने सिर्फ मिलिट्री के ट्रेनिंग लिया है अहान, लेकिन मैं खुद एक मिलिट्री ऑफिसर हूँ। मेरी माँ की वजह से मैं मिलिट्री के जॉब छोड़कर आज डॉक्टर बन गया, लेकिन इन हाथों से बहुत लोगों की खोपड़ी उड़ाया है मैंने। अहान गुस्से से अपने दोनों हाथों से अश्विक के कॉलर पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, एक बात कान खोल कर सुन लीजिए आश्विक भाई, कुकी सिर्फ अहान सिन्हा रायजादा की है। उसकी रूह, उसके दिल पर धड़कती हर धड़कन, जिस्म के हर कोने पर हर सेकंड में भरती हुई सांसों पर भी सिर्फ अहान सिन्हा रायजादा का हक है। तभी एक और मुक्का अहान के मुंह पर पड़ता है। मुक्का इतना जोरदार था कि अहान लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट जाता है। अहान सामने देखता है तो सामने यतीक्ष अपने आंखों में अंगारे लिए खड़ा था। यतीक्ष गुस्से से अहान के कॉलर पकड़कर पीछे झटकते हुए कहा, तो मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर अश्विक को एक खरोच भी आया तो इस तरह से तुझे बर्बाद कर दूंगा कि बची कूची जिंदगी भी नरक की तरह लगेगी। अहान तंज भरी मुस्कान लिए अपने बाल पर हाथ फेर कर कहा, मैं तो पहले से बर्बाद हूँ भाई, आप मुझे क्या बर्बाद करेंगे। फिर अचानक से अहान की आंखों में दर्द की एक लहर दौड़ उठती है। वो नम आंखों से कुकी के तरफ फिंगर पॉइंट करके कहा, लेकिन वो लड़की सिर्फ मेरी है, कुकी सिर्फ मेरी है। आपको पता भी है मैं उसके साथ किस हद तक बढ़ चुका हूँ। ना जाने कितनी बार हम दोनों के बीच हदें पार हुई है, इतनी बार कि आज वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अगर उसकी शादी किसी और से हो गई ना तो ना वो बर्दाश्त कर पाएगी, ना मैं और ना वो इंसान जो इसे अपनाएगा। कुकी सर झुकाकर खड़ी थी और अपने साड़ी को दोनों हाथ में भरकर फूट फूट कर रो रही थी। क्यों उसे जीते जी मार रहे हो भाई, क्यों उसके जिंदगी को नरक बना रहे हो। कैसे वो बर्दाश्त कर पाएगी किसी गैर मर्द को अपने करीब। यतीक्ष तंज भरी मुस्कान लिए कहा, तुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी, सो लेट मी क्लियर यू वन थिंग, मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं किया अश्विक से शादी करने के लिए, वो खुद अपनी मर्जी से अश्विक से शादी करने के लिए राजी हुई है। अरे नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि कुकी मेरे सिवा किसी और मर्द के बारे में सोच भी सकती है। अहान चिल्लाकर कहा,
तो खुद ही पूछ ले कुकी से कि वो क्या चाहती है, तेरे सामने ही खड़ी है। अश्विक दांत पीस कर कहा। आहान एक गहरी सांस लेता है और 2 कदम इधर उधर चलकर खुद को शांत करके कुकी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। डर से कुकी 2 कदम पीछे हट जाती है। आहान प्यार से कुकी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर कहा, कुकी मेरी तरफ देखो। कुकी डर से ना में गर्दन हिला देती है। कुकी मेरी तरफ देखो और बोलो कि ये लोग तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। कुकी तुम अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रही हो ना। मुझे पता है तुम सिर्फ मुझे चाहते हो। कुकी एक बार बोल दो कि तुम ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही हो। प्लीज कुकी लुक एट मी ओनली वंस। आहान ने कहा और कुकी के माथे पर अपना माथा जोड़ लेता है। आश्विक के घर वाले तो बुत बनकर आहान और कुकी को देख रहे थे। स्वामिनी जी के आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो आहान के हालत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आहान कुकी के आंखों से आंसू साफ करके कहा, प्लीज कुकी, ऐसे खामोश मत रहो, कुछ तो जवाब दो। आहान का पागलपन सर चढ़कर बोल रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। रात का वक्त, रायजादा पैलेस। कुकी मेरी तरफ देखो और बोलो कि ये लोग तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। कुकी तुम अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रही हो ना। मुझे पता है तुम सिर्फ मुझे चाहते हो। कुकी एक बार बोल दो कि तुम ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही हो। प्लीज कुकी लुक एट मी ओनली वंस। आहान ने कहा और कुकी के माथे पर अपना माथा जोड़ लेता है। आश्विक के घर वाले तो बुत बनकर आहान और कुकी को देख रहे थे। स्वामिनी जी के आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो आहान के हालत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आहान कुकी के आंखों से आंसू साफ करके कहा, प्लीज कुकी, ऐसे खामोश मत रहो, कुछ तो जवाब दो। आहान का पागलपन सर चढ़कर बोल रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। कुकी सर झुकाकर सिसक रही थी। यतीक्ष सख्त आवाज में कहा, कोई भी फैसला लेने से पहले अपने और उस बच्चे के बारे में एक बार जरूर सोच लेना कुकी। तुम्हारे एक फैसले पर ही तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर डिपेंड करता है। राहा जो कब से खामोश खड़ी थी। यतीक्ष के इस लाइन पर उसे गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से से बोली, कुकी दी की शादी अश्विक भाई से नहीं होगी। सब हैरानी से राहा की तरफ देखने लगते हैं। यतीक्ष की आंखें छोटी छोटी हो जाती है और अश्विक की आंखें फैल जाती है। राहा फिर आहान को एक नजर देखकर बोली, कुकी दी की शादी आहान भाई से ही होगी। यतीक्ष दांत पीस कर कहा, कुकी की शादी अश्विक से ही होगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। राहा यतीक्ष के सामने आकर सहजता से बोली, आप एक बाप को उसके बच्चे से दूर नहीं कर सकते यतीक्ष। हम आपके हर फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप यहाँ हरफे गलत है। यतीक्ष राहा के दोनों बाजू पकड़कर उसके चेहरे के नजदीक झुककर कहा, तूने अभी दुनियादारी देखी कहाँ है। यहाँ सही को गलत और गलत को सही ठहरा जाता है। छोटी बच्ची है तू, इन मामलों में पड़ने की जरूरत नहीं है। राहा यतीक्ष के हाथ को अपने बाजू से हटाकर कहा, बच्ची नहीं है, 18 साल की हो चुके हैं, समझदारी हम में भी है, और यहाँ आप गलत है। यतीक्ष गुस्से से कहा, गलत क्या है इसमें? कुकी को एक जिल्लत भरी जिंदगी से बचाकर उसे खुशहाल जिंदगी सौंप रहा हूँ, ये गलत है। या फिर उसके बच्चे को बाप का नाम दे रहा हूँ, ये गलत है। राहा नम आंखों से बोली, आप कुकी दी और आहान भाई को अलग कर रहे हैं, ये गलत है। आहान भाई के बच्चे को किसी और के पहचान दे रहे हैं, ये गलत है। आहान भाई को अपनी गलती का पछतावा हो रही है ना, लेकिन आप अपने भाई को एक दर्द भरी जिंदगी दे रहे हैं, ये गलत है। राहा रूंधे गले से बोली, मानते हैं हम आहान भाई ने गलत किया है कुकी दी के साथ, लेकिन सही तो कुकी दी भी नहीं है। क्यों सब एक साइड होकर आहान भाई को अकेला कर रहे हैं? हम कुकी दी की शादी आहान भाई के अलावा किसी और से हरगिज होने नहीं देंगे। यतीक्ष तंज भरी मुस्कान लिए कहा, यू मीन अब तू मेरे खिलाफ जाएगी? राहा बोली, नहीं यतीक्ष, हम आपके खिलाफ नहीं जा रहे, हम तो इस शादी के खिलाफ जा रहे हैं। यतीक्ष अपने माथे पर उंगली रब करते हुए कहा, मेरी नजरों में आहान माफी के लायक बिल्कुल नहीं है। तुझे तब कुकी का दर्द
तब समझ में आता रहा जब तू खुद उस दर्द से वाकिफ होती। इस पर राहा की आंखें छलक आती है। मानते हैं हम कुकी दी ने बहुत सहा है, लेकिन कोई भी इंसान अपने प्यार को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। राहा फिर अपने निचले होंठ को दांतों तले दबाकर दर्द भरी मुस्कान लिए बोली, लेकिन आप जैसे इंसान नहीं समझ सकते। आपको लगता है आप दूध के धुले हैं यतीक्ष। आप तो शबन को अपने गोद में लिए उसे किस करते हैं। उस वक्त कितना हर्ट होता है जब कोई अपना किसी और को अपना लेता है। यतीक्ष हैरानी से राहा को देखता है तो राहा ने कहा, शायद आप भूल गए होंगे यतीक्ष, लेकिन हम नहीं भूल सकते। प्रेम भी हैरत से कभी राहा को देख रहा था तो कभी यतीक्ष को, जो खामोश खड़ा था। राहा, तुम कौन सी बातें कहाँ लेकर जा रही हो यार? तुम शबन को बीच में क्यों ला रही हो? प्रेम ने कहा तो राहा थोड़ा सा मुस्कुराकर बोली, ये हमारे आपसी मामला है प्रेम जी, आप ना ही बोले तो अच्छा है। प्रेम कुछ बोलने ही वाला था कि तिहू उसके हाथ थाम कर नामे गर्दन हिला देती है। यतीक्ष राहा के आंखों में देखकर कहा, माना मैंने शबन को किस किया था, लेकिन तुझे कभी फिजिकली दर्द नहीं पहुंचाया रहा, कभी अपनी मर्दानगी तुझ पर हावी होने नहीं दिया। इधर कुकी फफक फफक कर रो रही थी। छोटू सा तनिष को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो वो कुकी के हाथ पकड़कर हिलाते हुए मासूमियत से कहा, बटरफ्लाई आप रो क्यों रही हो? और ये डॉक्टर जैन यहाँ क्या कर रहे हैं? मत रोइए ना, देखिए मैं आपके लिए कितने बलून्स, कॉटन कैंडी और आइसक्रीम भी लेकर आया हूँ। कुकी आहान के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती है, जिन हाथों से वो कुकी के चेहरे को थामा हुआ था। कुकी ने सुबकते हुए कहा, मैं अपनी मर्जी से अश्विक से शादी करने के लिए राजी हुई हूँ सर। मुझ पर किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया। आहान चिल्लाकर कहा, झूठ बोल रही हो तुम कुकी। नहीं मानता मैं कि तुम अपनी मर्जी से ये सब कर सकती हो। झूठी हो तुम। मुझे पता है यतीक्ष भाई ने ही तुम्हें मजबूर किया है अश्विक भाई से शादी करने के लिए। अब इशिका जी को सारा मामला समझ में आ रहा था। इशिका जी तंज कसते हुए कहा, अरे वाह अश्विक बेटा, घर पर तो आप कात्यायनी की तारीफ करते करते थकते नहीं थे, और यहाँ आकर क्या पता चल रहा है? ये लड़की तो अपने आशिक के बच्चे को पेट में लिए घूम रही है। अश्विक गुस्से से कहा, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मॉम, लेकिन कुकी के खिलाफ एक शब्द नहीं। दादी ने कहा, अबे तू चुप कर गधा, बेवकूफ कही का। ये कैसी लड़की तूने अपने लिए पसंद किया है? शर्म आनी चाहिए तुझे। एक सोने वाली लड़की को तू जैन परिवार के बहू बनाना चाहता है। इशिका जी कड़वाहट से बोले, दिल पर दाग हो तो फिर भी चल जाता है अश्विक, लेकिन अस्मत पर दाग नहीं होना चाहिए। और ये लड़की चरित्रहीन है। ये सब सुनकर तो कुकी का दिल छलनी छलनी हो रहा था। रोने की वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। अब उसकी हिम्मत भी दाद दे चुकी थी। कुकी आहान का हाथ झटक कर रोते हुए मुस्कुराकर बोली, अब तो आपके दिल को सुकून मिल गया होगा सर। मुझे जलील करने का एक मौका भी नहीं छोड़ते आप। हर वक्त मेरा तमाशा बनाना जरूरी है क्या? तनिष गुस्से से इशिका जी पर चिल्लाते हुए कहा, गंदी आंटी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी तितली को चरित्रहीन बोलने की? कुकी तनिष के मुंह पर हाथ रखकर नामे गर्दन हिला देती है और उसे गोद में उठाकर उसे वहां से ले जाने लगती है। तनिष कुकी के बाहों में छटपटाते हुए चिल्लाते हुए कहा, बुरी आंटी, आप चरित्रहीन हैं, ये बुढ़िया चरित्रहीन है, आपका पूरा परिवार चरित्रहीन है, सिर्फ डॉक्टर जैन को छोड़कर। समझे? चुड़ैल आंटी। कुकी तनिष के मुंह दबाकर उसे संभालते हुए वहां से चली जाती है। सब खामोश होकर बस कुकी को जाते हुए देख रहे थे। खामोशी को तोड़ते हुए राहा यतीक्ष के तरफ फिंगर पॉइंट करके बोली, हम पहले से इस शादी के खिलाफ थे यतीश, लेकिन आप तो सिर्फ अपनी मर्जी चलाते हैं। राहा अपने आंखों से आंसू साफ करके बोली, तो फिर ठीक है, आप आहान भाई और कुकी दी को अलग करने की कोशिश कीजिए, हम उन दोनों को मिलाने की हद दिखाएंगे। अगर आपको लगता है कि हम आपके खिलाफ जा रहे हैं तो हाँ, हम आपके खिलाफ जा रहे हैं यतीक्ष। राहा दौड़ते हुए वहां से चली जाती है। आहान यतीक्ष के सामने आकर गुस्से से अपने बाल नोचते हुए कहा, मुझे आज प्राउड फील हो रहा है भाई, कि मेरा एक भाई भी है।
आई हेट यू भाई, आई रियली रियली हेट यू। जैसे आप मुझे और कुकी को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। आई विश की भाभी भी आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। तब आपको पता चलेगा किसी से बिछड़ने का दर्द क्या है। आई विश कि आप कभी भाभी के साथ सुकून से ना रह पाए। आहान पैर पटक कर चला जाता है। इधर इशिका जी कुछ बोलने ही वाले थे कि अश्विक उन पर बरसते हुए कहा, आप दोनों से तो मैं घर जाकर बात करता हूँ। चलिए। अश्विक, इशिका जी और दादी वहां से चले जाते हैं। आदि और तिहू को तो कुछ बोलने का हक ही नहीं था इसमें, इसीलिए वो दोनों भी चले जाते हैं। प्रेम एक गहरी सांस लेकर यतीक्ष के कंधे पर हाथ रखता है और उसे साइड हग करके वहां से चला जाता है। दादू यतीक्ष के कंधे थपथपाते हुए बोले, सब कुछ ठीक हो जाएगा आयु। दादू दादी के साथ चले जाते हैं। स्वामिनी जी रोते हुए कुछ बोलने ही वाले थे कि यतीक्ष बिना किसी भाव के कहा, आप जाकर आराम कीजिए। अब बस नैना और यतीक्ष ही वहां थे। नैना नमी सी आवाज में बोली, मैंने तो पहले ही कहा था मिस्टर रायजादा, राहा आपको डिजर्व नहीं करती। आई विश कि वो आपको और ज्यादा हर्ट ना करे। नैना भी चली जाती है। यतीक्ष बस पत्थर की तरह खामोश खड़ा था। सबके जाने के बाद यतीक्ष धम से काउच पर गिर पड़ा और सोचने लगा। उससे कहा गलती हुई है। रात के वक्त 2:00 PM हॉल में इस वक्त चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हॉल में यतीक्ष काउच पर बैठकर अपना सर हेडरेस्ट पर टिकाए पलके मूंद के रखा था। सन्नाटों के बीच उसकी सांस लेने की धीमी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। तभी शंभू काका हॉल में आकर यतीक्ष को जगाने की कोशिश करते हुए बोले, यतीक्ष बाबा, काफी रात हो चुकी है, आपके लिए खाना लगा दूं क्या? यतीक्ष आंखें बंद करके कहा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, आप जाकर सो जाइए। शंभू काका यतीक्ष को समझाने की कोशिश करते हुए बोले, रात बहुत हो चुकी है, मैं खाना लगा देता हूँ, आप खाकर अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। एक बार में आपको समझ में नहीं आता, मैं आपकी इज्जत करता हूँ काका, मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं गुस्से में आकर आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोल दूं। यतीक्ष ने इस बार थोड़े गुस्से से कहा तो शंभू काका वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद स्वामिनी जी हॉल में आते हैं। यतीक्ष को देखकर उनकी आंखें नम हो जाती है। उनकी नजर फर्श पर जाती है, जहां सिगरेट के 3-4 पैकेट पड़े हुए थे। स्वामिनी जी समझ जाते हैं कि यतीक्ष ने ही ये सारे पैकेट खत्म किया है। स्वामिनी जी धीमी आवाज में बोले, आयु। यतीक्ष झट से अपनी आंखें खोलता है। पसीने से नहाया उसका चेहरा, जिस पर इस वक्त सिर्फ एक चीज नजर आ रही थी, खौफ। स्वामिनी जी हैरत से उसे देख रहे थे। अजीब सा दर्द था उसके चेहरे पर, साथ ही कुछ खो देने का डर भी। यतीक्ष सिगरेट के एक और पैकेट निकालता है और अपने होठों पर एक सिगार लगाकर बिना किसी भाव के कहा, आयु नहीं हूं मैं यतीक्ष सिन्हा रायजादा हूं। स्वामिनी जी प्यार से यतीक्ष के सर पर हाथ फेर कर बोले, माँ हूं मैं आपकी यतीक्ष। यतीक्ष सिन्हा रायजादा बनकर आप खुद को स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड तो कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर के उस आयु को मैं अच्छी से पहचान सकती हूँ। स्वामिनी जी यतीक्ष के बगल में बैठकर उसे अपने सीने से लगा लेते हैं और उसके चेहरे को अपने सीने में छुपाकर उसके सर पर हाथ फिराने लगाते हैं। उनके ऐसा करने से एक कतरा आंसू दर्द बनकर यतीक्ष के आंखों से लुढ़ककर स्वामिनी जी के साड़ी में कहीं छुप जाता है। यतीक्ष कशिश भरी लहजे में कहा, मुझे क्यों कोई नहीं समझता माँ? स्वामिनी जी भरे गले से बोले, मैं आपको समझती हूँ ना आयु। यतीक्ष अपने चेहरे पर फीकी व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए कहा, सिर्फ आपके समझने से क्या होगा माँ, सबकी नजरों में तो सिर्फ मैं ही गलत हूँ। किसी ने मुझे नहीं समझा, इसका मुझे कोई गम नहीं। एटलीस्ट राहा को तो समझना चाहिए था ना। क्या गलती की है मैंने? प्रेम को उसका खोया हुआ हक वापस दिया ये गलती है, या उसके गुनहगारों को उनके किए की सजा दिया ये गलती है। माना मैंने गलत तरीका आजमाया था, लेकिन सिर्फ राहा ही वो लड़की है जिसने मुझे हासिल किया है। मेरे जिस्म को हासिल करने वाली सिर्फ वही लड़की है। यतीक्ष सिसकते हुए कहा, और आहान, उसने तो मुझे अपने प्यार का दुश्मन समझ लिया है।
उसके हिसाब से मैं उन दोनों के प्यार के बीच आ रहा हूँ। यतीक्ष छोटे बच्चे की तरह स्वामिनी जी के कमर पर अपना दोनों हाथ लपेट लिया, कहा, आपको याद है माँ, आपने वादा किया था कि जब भी मेरे हाथ कांपेंगे आप इन्हें थाम लेंगे, जब मेरे कदम लड़खड़ेंगे आप मुझे संभाल लेंगे। देखिए ना माँ, आज मेरे हाथ भी कांप रहे हैं और कदम भी डगमगा रहे हैं। 17 साल हो गए मुझे सुकून की नींद सोए हुए, आपकी गोद में सोना चाहता हूँ। जो आंसू पिछले 17 साल से मेरे आंखों में दखन है, उन्हें आपकी गोद में सर रखकर बहाना चाहता हूँ। आई नीड यू माँ, आई बेडली नीड यू। स्वामिनी जी के आंखों से आंसू के कुछ बूंदे छलक आते हैं। आई एम सॉरी आयु, स्वामिनी जी ने अपनी लड़खड़ाती जुबान में कहा। आप क्यों माफी मांग रहे हैं माँ? वैसे भी इंसान खुद से तो लड़ सकता है, लेकिन अपनी किस्मत से नहीं। यतीक्ष कांपते होठों के साथ कहा। 17 साल बाद फिर से वही सिचुएशन आई है माँ। जब यतीक्ष हजारों टुकड़ों में टूट गया था, वो मनहूस रात फिर से आई है माँ। मुझे तोड़ने के लिए मुझे संभाल लीजिए ना, वरना इस बार मैं फिर से टूट जाऊंगा। यतीक्ष स्वामिनी जी के गोद में सर रखकर लेट जाता है और एक टुक सीलिंग को देखते हुए कहा, आपको पता है, जब भी मैं कुकी के मासूम चेहरे को देखता हूँ उसमें मुझे आप नजर आते हैं, और तनिष के चेहरे पर मैं खुद को इमेजिन करता हूँ। आपकी हालात भी बिल्कुल वैसी थी जैसे इस वक्त कुकी की है। आप भी प्रेग्नेंट थे माँ, आपके कोख में तीहू थी और मैं सिर्फ 11 साल का तनिष। पर उस वक्त आपको संभालने के लिए मैं था, लेकिन कुकी को संभालने के लिए कोई नहीं है। आपने तो कुकी से भी ज्यादा सहा है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है आपके वो दर्द भरी कटे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है आपको उस हालात में। इसीलिए मैं नहीं चाहता कुकी वही जिंदगी जिए जो आपने जी है। थोड़ी देर बाद यतीक्ष की धीमी सांस से स्वामिनी जी को महसूस होता है। स्वामिनी जी समझ जाते हैं कि यतीक्ष सो गया है। वो बड़बड़ाते हुए सो गया था। स्वामिनी जी भी हेडरेस्ट पर अपना सर टिकाए आंखें मूंद लेते हैं। आंखों के कोने से कुछ बूंद आंसू लुढ़ककर बाहर आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग 9:00 AM। यतीक्ष की जब नींद खुलती है तो वो खुद को सोफे पर अकेला पाता है। हॉल में सारे नौकर अपने काम में लगे हुए थे। यतीक्ष के जागते ही एक मेड आकर उसके हाथ में कॉफी थमाते हुए बोली, यतीक्ष बाबा, कल रात आप अपने कमरे में ना सोकर यहाँ क्यों सो गए थे? यतीक्ष कोई जवाब नहीं देता और उठकर अपने लड़खड़ाते कदमों से वहां से चला जाता है। यतीक्ष जब अपने रूम में आता है तो देखता है कि राहा कमरे में नहीं थी। वो एक गहरी सांस लेकर वॉशरूम चला जाता है और थोड़ी देर बाद एक लोअर और टी-शर्ट पहने बाहर आता है और सीधा नीचे चला आता है। यतीक्ष देखता है कि स्वामिनी जी डाइनिंग पर नाश्ता अरेंज कर रहे थे। गुड मॉर्निंग आयु, स्वामिनी जी ने प्यारी सी मुस्कान लिए कहा। गुड मॉर्निंग, यतीक्ष ने कहा। आप बैठिए, आपके लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर देती हूँ। मम। यतीक्ष अपने सीट पर बैठ जाता है। बाकी सब कहाँ हैं? दादा, दादू, जान आदि? यतीक्ष ने पूछा तो स्वामिनी जी बोले, वक्त देखा है, 9:30 बज चुके हैं। सब नाश्ता कर चुके हैं। राहा कहाँ है? यतीक्ष ने धीमी आवाज में पूछा। राहा अपने किसी सहेली से मिलने गए हैं, स्वामिनी जी ने कहा तो यतीक्ष बस इतना कहा। मम। यतीक्ष नाश्ता करने लगता है, लेकिन उसकी बेचैन नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रहे थे, जो स्वामिनी जी बखूबी समझ रहे थे। इधर राहा मुंबई के लंबा ट्रैफिक जाम पर फंसी हुई थी। वो तीहू के स्कूटी लेकर रिचा से मिलने गई थी। रिचा राहा के पीछे बैठी थी और दोनों कड़े धूप में तप रहे थे। रिचा फ्रस्ट्रेट होकर बोली, क्या यार, सुबह सुबह ये किस बंदिश में फंस गए हम? हमें चपाती की तरह गरम तावे पर सेंके जा रहे हैं। ये ट्रैफिक आधे घंटे से पहले नहीं खुलने वाला रिचा मैडम, राहा ने कहा। उफ, आधा घंटा और धूप में तलना होगा, रिचा मुंह बनाकर बोली। राहा अपने माथे से पसीना साफ करके इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर कार के अंदर बैठे एक कपल पर जाती है। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। उन दोनों के होंठ आपस में उलझे हुए थे।
राहा उनसे नजरें फेर कर सामने देखने लगती है, लेकिन दूसरे ही पल हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। ओह गॉड, तान्या यहाँ! राहा के मुंह से अनायास से निकल गई। वो फिर से कार के अंदर झांकने की कोशिश करने लगती है। तान्या की आंखें बंद थी और उसके हाथ उस लड़के के बाल में हौले हौले चल रहे थे। वो दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए हुए थे, मानो दुनिया वालों से उनकी कोई ताल्लुक ही ना हो। राहा बार बार कोशिश कर रही थी उस लड़के का चेहरा देखने की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। तभी ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाता है और सभी गाड़ियां अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगती हैं। उसके साथ साथ वो कार भी आगे बढ़ने लगती है। राहा जल्दी से स्कूटी स्टार्ट करके उस कार को फॉलो करने लगती है। राहा तो अपोजिट दिशा में जा रही है। रिचा ने कहा तो राहा थोड़े गुस्से से बोली, तू अपना मुंह बंद रख। थोड़ी देर बाद वो कार आकर एक कैफे के सामने रुकती है। कार से तान्या और वो लड़का निकलकर कैफे के अंदर चले जाते हैं। राहा तुरंत स्कूटी से उतरकर कहा, रिचा तू स्कूटी पार्क करके जल्दी से आ जाना, मैं अभी आ रही हूँ। राहा दौड़ते हुए तान्या के पीछे चली जाती है। अचानक से इस लड़की को क्या हो गया? रिचा मुंह बनाकर बोली। इधर कैफे के अंदर तान्या और वो लड़का एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। राहा उन दोनों से थोड़े दूर बैठ जाती है और मेन्यू कार्ड उठाकर अपना चेहरा छुपा लेती है और एक टुक उस लड़के को देखने की कोशिश करने लगती है जो अपना चेहरा तान्या की तरफ करके रखा था। दोनों एक एक कॉफी शेयर करने के बाद वो लड़का बिल पे करने के लिए अपना वॉलेट निकालता है, लेकिन बदकिस्मती से उसका वॉलेट नीचे फर्श पर गिर जाता है। वो लड़का वॉलेट उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उसका चेहरा राहा की तरफ हो जाता है। उस लड़के को देखकर राहा दंग रह जाती है। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कांपते होठों से बोली, करण। तान्या का अफेयर करण के साथ चल रहा है? मतलब उस होटल में तान्या करण के साथ थी। दूसरे ही पल गुस्से से राहा के हथेलियों की मुट्ठी भींच जाते हैं। राहा कड़वाहट से बोली, ये दोनों कमीने मिलकर एक साथ आहान भाई को धोखा दे रहे हैं। दोनों मिलेकर आहान भाई के जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। और यह चुड़ैल, शर्म आनी चाहिए इसे, आहान भाई के साथ प्यार का ढोंग रचा रही है और किसी और के साथ रंगरलियां मना रही है। एक नंबर की चालबाज लड़की है ये कुत्ती कामिनी, और इस चमगादड़ को तो हम छोड़ेंगे नहीं। पहले इन दोनों की सच्चाई आहान भाई के सामने लाना होगा। राहा फिर नम आंखों से बोली, लेकिन तान्या की सच्चाई पता चलने पर आहान भाई फिर से टूट जाएंगे। पर अब हमें लगता है कल रात वो फैसला लेकर हमने कोई गलती नहीं की। आहान भाई चाहे जैसे भी हो, दोगला चेहरा नहीं है उनका, सच्चाई है उनकी आंखों में। राहा खुद से बातें कर ही रही थी कि रिचा उसके सर पर मारते हुए बोली, ओए खुद में क्या बड़बड़ा रही है, और तू यहाँ क्यों आई? रिचा की आवाज से राहा की तंद्रा टूटी। राहा हड़बड़ा कर खड़ी होते हुए बोली, कुछ नहीं, चलते हैं। रिचा सवालिया नजरों से राहा को देखती है और दोनों वहां से बाहर चले आते हैं। राहा पहले रिचा को उसके घर ड्रॉप करती है और वापस रायजादा पैलेस आ जाती है। राहा जब हॉल में आती है तो देखती है कि दादा काउच पर बैठकर पेपर पढ़ रहे थे। दादी वहां नहीं थे। तिहू और आदि टीवी देख रहे थे और यतीक्ष अपने गोद में लैपटॉप लिए दादा के पास बैठा था। कुकी तनिष को खाना खिला रही थी। राहा को देखकर स्वामिनी जी बोले, राहा आप गए? राहा ने धीमी आवाज में कहा। यतीक्ष तुरंत अपनी नजर लैपटॉप से हटाकर राहा की तरफ देखता है और कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खुला ही था कि दूसरे ही पल चुप हो जाता है और फिर से अपनी नजर लैपटॉप के स्क्रीन पर गड़ा देता है। राहा कहाँ आपने इतनी देर लगा दिया? स्वामिनी जी ने पूछा। हम रिचा के पास ये नोटिस लेने गए थे। राहा एक नोटबुक आगे करके बोली, कोई बात नहीं, चलिए ब्रेकफास्ट कीजिए, बहुत देर हो चुकी है। स्वामिनी जी ने कहा तो राहा हमें गर्दन हिला देती है। राहा नाश्ता करके हॉल में चली आती है और आदि और तिहू के साथ बैठकर टीवी देखने लगती है। आदि भाई, राहा ने आदि को आवाज लगाते हुए कहा।
कहिए भाभी, आदि ने कहा। आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे क्या? राहा ने पूछा। मुझे नहीं पता, आप भाई से पूछ लीजिए, आदि ने कहा। राहा एक नज़र यतीक्ष को देखती है और खामोश हो जाती है। आपने खाना खा लिया? राहा ने कहा। अभी थोड़ी देर पहले, आदि ने कहा। और उन्होंने? राहा यतीक्ष के तरफ इशारा करके बोली। आप खुद पूछ लीजिए, आपके सामने ही बैठे हैं, आदि ने कहा। कल रात के बाद यतीक्ष और राहा एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि दोनों एक दूसरे से नाराज थे। आदि और राहा की बातें यतीक्ष के कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। यतीक्ष अचानक से अपने सर पकड़कर आंखें बंद कर लेता है, जिसे देखकर राहा थोड़े तेज आवाज में बोली, आदि भाई, आपके सर में दर्द हो रहा है क्या? नहीं तो, आदि ने कहा। अगर दर्द हो रहा है तो बता दीजिए ना, आप चुप क्यों हैं? राहा ने कहा। अरे मेरी भाभी, मुझे कुछ नहीं हुआ है और ना ही मेरे सर में दर्द है। अब ठीक है, आदि ने कहा। हमें हेड मसाज आता है, हम कर दे क्या? राहा ने पूछा। जब मेरे सर में दर्द ही नहीं है तो आप इतना कष्ट क्यों उठाएंगे भाभी? इस बार आदि झल्लाकर कहा। यतीक्ष पैन किलर टैबलेट लेने लगता है तो राहा ने गुस्से से कहा, आदि भाई, आपको पता है ना, हर बार पैन किलर लेना सेहत के लिए सही नहीं है। अब आदि को समझ आ रहा था, राहा तो उससे बात करने के बहाने यतीक्ष को सुना रही थी। भारतीय नारी, सब पर भारी, आदि अपना सर पीट कर कहा। अगर इतना ही भाई का ख्याल है तो आप खुद क्यों नहीं पूछ लेते? आदि ने कहा। यतीक्ष अब भी कुछ नहीं कहता और पैन किलर लेकर फिर से लैपटॉप में लग जाता है। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो जाकर आराम कीजिए ना आदि भाई, इतना काम करने की भी क्या जरूरत है? राहा ने नम आंखों से कहा। आदि अपना दोनों हाथ जोड़कर बोला, भाभी, आपके प्राणनाथ सामने बैठे हैं, कृपा करके आप उनसे बात कीजिए और हमें मुक्ति दीजिए। राहा कुछ नहीं कहती और खामोश हो जाती है। सबको खामोश देखकर दादू को अच्छा नहीं लग रहा था। तभी दादी आकर उनके बगल में बैठते हैं। दादू पेपर का पन्ना पलटते हुए बोले, आज छत पर गुलाबी मुझसे मिली थी। ये सुनकर दादी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। गुलाबी साड़ी में आज गुलाबो क्या लग रही थी? दादू ने कहा। दादी का पारा हाई हो रहा था। वीरेंद्र के पिताजी, आप फिर से उस चुड़ैल से मिले? दादी गुस्से से बोले, आपकी कसम, मैं उससे नहीं मिला, वो खुद मुझसे मिलने आई थी। दादू ने शरारत भरे अंदाज में कहा, बोल रही थी आप में अब वो बात नहीं रही जो जवानी में हुआ करता था। दादू ने कहा तो दादी भड़कते हुए बोले, हाँ, 65 साल की उम्र में उस गुलाबों पर तो सिला की जवानी चढ़ी हुई है। मुझे घर पर भी बुला रही थी, बोल रही थी आज घर में कोई नहीं है, उनके बेटे बहू और पोते ट्रिप पर गए हुए हैं। दादू ने कहा तो दादी गुस्से से तिलमिला उठते हैं। दादी खड़ी होकर अपने साड़ी के पल्लू को कमर में टांगते हुए बोले, चुड़ैल, अपने पति को तो खा गई, अब मेरे पति पर डोरे डाल रही है, आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। दादी तमतमाते हुए वहां से जाने लगते हैं तो दादू उनके कलाई पकड़कर खींचकर उन्हें अपने गोद में बिठा देते हैं। सब हैरानी से दादा और दादू को ही देख रहे थे। दादू दादी के बिखरे जुल्फों को संवारते हुए शरारत भरी अंदाज में बोले, साड़ी के पल्लू को कमर में यूं ना सरेआम दबाया कर। कमर का तो पता नहीं, लेकिन दिल हमारा लचक जाता है। दादी शर्मा जाते हैं और दादू के सीने पर मारकर खड़ी होते हुए बोले, बच्चों के सामने ये आप कैसी बेशर्म भरी बातें कर रहे हैं? आदि अपना गला साफ करते हुए कहा, दादी को खींचकर यूं ना सरेआम अपने गोदी में बैठाया करो। दिल का तो पता नहीं, लेकिन इस उम्र में दादी का कमर जरूर लचक सकता है। आदि के बाद से सब हंस पड़ते हैं। राहा खिलखिलाकर हंसने लगती है। उनके मस्ती देखकर यतीक्ष के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तभी कोई पैलेस के मैन दरवाजे का डोर नॉक करता है। शंभू काका दरवाजा खोलते हैं तो सामने इशिका जी और अश्विक खड़े थे। शंभू काका उन्हें अंदर आने को कहकर दरवाजा फिर से बंद कर देते हैं। इशिका और अश्विक को देखकर
सभी जो जोर जोर से हंस रहे थे एकदम से चुप हो जाते हैं और सवालिया नजरों से उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। मिसेस जैन, आप यहाँ? मतलब आप यहाँ कैसे? स्वामिनी जी ने हैरानी से इशिका और अश्विक की तरफ देखकर कहा। यतीक्ष अश्विक को देखकर अपनी भौं चढ़ाता है, जिसे समझकर अश्विक अपनी पलकें झपका देता है, जैसे कह रहा हो सब कुछ ठीक है। गुड मॉर्निंग मिसेज रायजादा। सुबह सुबह आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? इशिका जी ने कहा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज बैठिए ना, स्वामिनी जी ने मुस्कुराकर कहा। अश्विक और इशिका जी काउच पर बैठ जाते हैं। स्वामिनी जी किचन में जाकर सबके लिए कॉफी ले आते हैं। मिसेज रायजादा, दरअसल मुझे कुकी से कुछ बात करनी थी, इशिका ने कॉफी के घूंट भरते हुए कहा तो वहां पर मौजूद सभी एक दूसरे के मुंह ताकने लगते हैं, क्योंकि कल इशिका ने जितनी कड़वी बातें कुकी को सुनाई थी, उसके बाद अचानक से उनके बदले व्यवहार को देखकर सभी शॉक थे। इशिका, कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से कात्यायनी के दिल को बहुत ठेस पहुंची है। उम्मीद करती हूँ आप दोबारा से उन्हें कोई खरी खोटी नहीं सुनाएंगे, दादी ने उदासी भरी आवाज में कहा। नहीं नहीं माँ जी, हम यहाँ कात्यायनी को खरी खोटी सुनाने नहीं आए हैं, बल्कि जो गलती की है उसके लिए माफी मांगने आए हैं। मुझे उनसे एक बार बात करने दीजिए, इशिका ने कहा। कोई बात नहीं, मैं कात्यायनी को लेकर आती हूँ, स्वामिनी जी ने कहा और वहां से चले जाते हैं। इधर कुकी के कमरे में कुकी बेड पर अपने दोनों घुटनों को पकड़कर बैठी थी। तनिष अपने हाथ में एक कॉम्ब लिए कुकी के लंबे और उलझे हुए बालों को सुलझा रहा था, लेकिन उसके बाल सुलझने से ज्यादा उलझ रहे थे। तनिष कुकी को कोई जोक सुना रहा था, जिसे कुकी खिलखिलाकर हंस रही थी। तनिष ने कहा, एक आदमी ने अपने दोस्त से पूछा, तुम्हारे घर में इतने सारे जूते क्यों हैं? तो पता है दोस्त ने क्या जवाब दिया? क्या? कुकी ने कहा, बीवी को कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया, इसीलिए हर दिन नया जूता लाना पड़ता है। तनिष ने कहा, मतलब समझदार को इशारा काफी है, तनिष ने कहा और खिलखिलाकर हंसने लगता है, तो कुकी के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है। बटरफ्लाई, मम, एक बात पूछूं, आप डांटेंगे तो नहीं ना? नहीं, नहीं डांटूंगी, पक्का ना? पक्का, पिंकी प्रोमिस, पिंकी प्रोमिस, कुकी ने मुस्कुराकर कहा। सोने वाली औरत मतलब क्या है? तनिष के अचानक इस सवाल से कुकी हैरानी से उसे देखने लगती है। वो गंदी आंटी आपको सोने वाली लड़की क्यों बोल रहे थे? तनिष मासूमियत से कहा, कर डॉट, क्योंकि मैं ज्यादा सोती हूं ना, इसीलिए। कुकी नजरें चुराते हुए बोली, उफ, मतलब आप एक सोने वाली लड़की हैं? तनिष ने पूछा तो कुकी फीकी मुस्कान लिए बोली, मम। तभी वहां स्वामिनी जी आते हैं और कुकी को देखकर बोले, कुकी नीचे चलिए, अश्विक और उनकी माँ आपसे मिलने आए हैं। मुझसे मिलने आए हैं? लेकिन क्यों मैम? कुकी हैरानी से बोली, मिसेस जैन आपसे बात करना चाहते हैं, स्वामिनी जी ने कहा तो कुकी हाँ में सर हिला देती है और दुपट्टा उठाकर अपने गले में डालते हुए बोली, मन की ओनली रेस्ट, कमरे से बाहर मत आना। ओके बटरफ्लाई, तनिष ने कहा तो कुकी और स्वामिनी जी वहां से नीचे चले आते हैं। कुकी हॉल में आती है तो देखती है कि अश्विक यतीक्ष के पास बैठा हुआ था और इशिका जी दादी के साथ बात कर रहे थे। कुकी को देखकर अश्विक के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाती है। अरे कात्यायनी, आइए ना, हमारे पास बैठिए, कुकी को देखकर इशिका जी ने कहा। जी, कुकी धीमी आवाज में बोली और उनके पास जाकर पलके झुकाकर बगल में बैठ जाती है। इशिका जी ने प्यार से कुकी के दोनों हाथ थाम कर बोले, कात्यायनी मेरी तरफ देखिए। कुकी हौले से पलके उठाकर इशिका जी को देखती है। हमें माफ कर दीजिए कात्यायनी, इशिका जी ने भरे आवाज में कहा तो कुकी दंग रह जाती है। इशिका जी कुकी के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोले, कल जो कुछ भी मैंने आपसे कहा उसके लिए मैं दिल से शर्मिंदा हूँ कात्यायनी। मैं भी एक औरत हूँ और एक औरत होकर दूसरी औरत को इतनी लज्जाजनक बातें सुनाना, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है? कुकी धीमी स्वर में बोली, कोई बात नहीं आंटी, शर्मिंदगी महसूस मत कीजिए,
आपने कोई गलत नहीं कहा। नहीं बच्ची, मैं गलत हूँ, और जो गलती मुझसे हुई है मैं उसे सुधारने आई हूँ। इशिका ने कहा तो कुकी सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगती है। मेरा अश्विक आपको दिल से चाहता है कात्यायनी। उसने हमेशा अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जी है, लेकिन आज पहली बार वो खुद के लिए जी रहा है। उसने आज पहली बार मुझसे अपना प्यार मांगा है। मेरे अश्विक को अपना लीजिए कात्यायनी, उसके प्यार को कबूल कर लीजिए। इशिका जी निवेदनपूर्ण स्वर में कहा तो कुकी झट से अपना हाथ खींच लेती है और सर झुकाकर बोली, न नहीं आंटी, ये गलत है। अश्विक बहुत अच्छे हैं और उनकी अच्छाई हमें सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं कुछ पल के लिए अपने बच्चे के लिए स्वार्थी हो गई थी, इसीलिए उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। स्वार्थ में बहकर भूल गई थी कि मैं रखी हुई औरत हूँ। अश्विक एक अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं आंटी, जिसके साथ वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। इशिका जी ने कहा, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक सच्चा साथी ही काफी है कात्यायनी, और आपसे बेहतर साथी मेरे अश्विक के लिए मिल ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे अश्विक में आप बसे हैं। आप खुद ही सोचिए कात्यायनी, जो लड़का इतने दिनों से बिना उम्मीद लगाए सिर्फ एक तरफा प्यार निभा रहा है, जिसकी जिंदगी में आपके अलावा कोई और लड़की नहीं है, शादी के बाद वो आपको किस हद तक चाहेगा। और रही बात आपके बच्चे की, तो आपके बच्चे को जैन परिवार के नाम देने के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे अश्विक को और उसके प्यार को मत ठुकराइए कात्यायनी। कहते कहते उनका गला बैठ गया था। कुकी के आंखों से भी आंसू का एक कतरा बह जाता है। इशिका जी अपने कलाई से खानदानी कंगन निकालकर कुकी के दोनों कलाई में पहनाते हुए बोले, ये अश्विक के दादी ने मुझे दिया था और मैं इसे आपको दे रही हूँ। इस कंगन का मान रखिएगा कात्यायनी। अतीत में जो भी हुआ उसे भूल जाइए और वादा कीजिए कि आगे आप किसी और को अपने करीब आने नहीं देंगे, क्योंकि अब से अश्विक भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कुकी सिसकते हुए हाँ में गर्दन हिलाकर बोली, अब से मैं किसी को अपने करीब आने नहीं दूंगी आंटी, ये वादा है मेरा। तभी कोई जोर से कॉफी कप को फर्श पर पटक देता है, जिसे कॉफी कप टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कुकी सहम जाती है और जोर से आंखें मिच लेती है, क्योंकि वो जानती थी ये किसने किया होगा। व्हाट द हेल, हाउ डेयर यू, एक बार में आपको समझ नहीं आता। आहान गुस्से से चिल्लाते हुए इतना ही कहा था कि उसकी नजर कुकी पर जाती है, जो रोते हुए ना में गर्दन हिला रही थी और आंखों से रिक्वेस्ट कर रही थी, कोई तमाशा न बनाने के लिए। आहान गुस्से से एक बार अपने पूरे चेहरे पर हाथ फेर कर कहा, आपको एक बार में समझ में नहीं आता शंभू काका, इतनी वाहियात कॉफी मुझे मत दिया काजिए। अगर बनाना नहीं आता तो पहले जाकर सीख लीजिए शंभू काका। आहान की नजर उस कंगन पर जाती है, जिसे देखकर उसके हथेलियों की मुट्ठी भींच जाते हैं। आहान नजरें फेर कर वहां से चला जाता है, क्योंकि वो जानता था अगर वो वहां रुका तो फिर से कुकी का तमाशा बनेगा। जाते जाते आहान एक जोरदार लातमैन दरवाजे पर मारता है। आदि अपना सर पकड़कर कहा, ये आहान भाई पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। इधर यतीक्ष लैपटॉप साइड में रखता है और धीमी आवाज में कहा, ये इशिका आंटी को अचानक से क्या हुआ अश्विक, एक रात में इतना बदलाव, बात थोड़ी डाइजेस्ट नहीं हो रही। अश्विक हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, ये पुत्र प्रेम है यतीक्ष। इधर शंभू काका मुंह लटका कर खड़े थे। आहान ने उन्हें बेवजह डांट दिया था। वो कप के टुकड़ों को फर्श से उठाने लगते हैं तो राहा बोली, रहने दीजिए, हम उठा देते हैं, आप जाइए। काका वहां से चले जाते हैं। राहा फर्श पर एक पैर मुड़कर बैठ जाती है और कांच के टुकड़ों को उठाने लगती है तो यतीक्ष आढ़े मुंह कहा, कल तो तू चिल्ला चिल्लाकर बोल रही थी, मैं अश्विक और कुकी की शादी नहीं होने दूंगी। आज इतना खुश क्यों है अश्विक और कुकी के रिश्ते को लेकर? राहा मुस्कुराते हुए बोली, सिर्फ रिश्ता तय हुआ है यतीक्ष, शादी अभी तक हुई नहीं है। जैसा कि हमने कहा था शादी नहीं होने देंगे, मतलब नहीं होने देंगे। ये रहा यतीक्ष सिन्हा रायजादा की चौनाती है। आपको क्या लगा हम बेवकूफ हैं? हमें नहीं पता आपने कल रात क्या किया है? आपने कॉल पर इशिका आंटी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया और इशिका आंटी आपकी प्यारी प्यारी बातों में बहकर सुबह होते ही अपने बेटे का रिश्ता लेकर यहाँ आ गए। यतीक्ष तंज भरी मुस्कान लिए कहा,
मुझे नहीं आता कोई चिकनी चुपड़ी बातें करना। मैंने बस असलियत बताया है उन्हें, और असलियत में इतना ताकत होता है कि लोग बदलने पर मजबूर हो जाते हैं राहा। और अगर तुझे लगता है कि ये एक चुनौती है, तो यही सही। राहा मुस्कुराकर बोली, मुझे चैलेंज करके आप हार जाएंगे यतीक्ष। लेट्स सी वाइफी, ये तो वक्त ही बताएगा, यतीक्ष ने कहा तो राहा वहां से चली जाती है। राहा कांच के टुकड़े को डस्टबिन में डालकर जैसे ही हॉल में वापस जाने वाली थी, उसकी नजर अश्विक पर जाती है, जो दीवार पर टेक लगाकर हाथ बांधे खड़ा था। हे राहा, अश्विक ने कहा। कहिए अश्विक भाई, राहा बोली। अश्विक अपना गला साफ करते हुए कहा, तो कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा मिशन? मतलब, राहा कन्फ्यूजन से बोली। मतलब मुझे और कुकी को अलग करने का तुम्हारा मिशन कहाँ तक पहुंचा? अश्विक ने कहा। राहा सहजता से बोली, हम आपको और कुकी दी को अलग नहीं कर रहे भाई, हम तो बस दो प्यार करने वालों को मिलाना चाहते हैं। अश्विक बेचैन होकर राहा के बाजू पकड़कर कहा, मैं भी तो कुकी से प्यार करता हूँ राहा, वो भी अपनी रूह से। तुम्हें मेरा प्यार क्यों नहीं दिख रहा? अश्विक की आंखें भर आई थी। राहा अश्विक के आंखों में देखते हुए कहा, हमें आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है भाई, और आप जैसा लड़का बहुत कम मिलते हैं जो आबरू को छोड़कर रूह से प्यार करते हैं। लेकिन अहान भाई और कुकी दी पहले से एक दूसरे को हासिल कर चुके हैं। रूहानी और जिस्मानी दोनों तौर पे वो एक हो चुके हैं। दोनों के जिस्म के साथ साथ आत्मा की भी मेल हो चुकी है। अश्विक अपनी पकड़ राहा के बाजू पर कसते हुए कहा, राहा तुम इतना भी इनोसेंस नहीं हो जितना तुम खुद को सबके सामने प्रिटेंड करती हो। राहा अपने बाजू से अश्विक के हाथ झटक कर बोली, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? उनके नजरों में समाकर उनकी देखने का नजरिया तो नहीं बदल सकते हैं ना। राहा वहां से चली जाती है और अश्विक नम आंखों से उसे देखता रहता है। क्यों जिद कर रही हो राहा? प्लीज मान जाओ यार। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स टू। आई रियली लव हर। कुकी इज पार्ट ऑफ माई लाइफ। शी इज माई हैप्पीनेस, सॉरो, पैन, टीयर्स, मेडिसिन, इवेंट। शी इज माई एवरीथिंग यार। प्लीज डोंट ट्राई टू सेपरेट अस। अश्विक पीछे से चिल्लाता रहा, लेकिन राहा पीछे मुड़कर नहीं देखती। राहा हॉल में आ जाती है और थोड़ी देर बाद अश्विक भी वहां आ जाता है। इशिका जी खड़ी होकर हाथ जोड़ते हुए बोले, अब हम चलते हैं माँ जी। कल पंडित जी को बुलाकर सगाई के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त तय कर लेंगे। दादी मुस्कुरा देते हैं। अश्विक एक नजर कुकी को देखता है, जो सर झुकाकर बैठी थी। अश्विक कुकी के कलाई पकड़कर उस कंगन पर उंगली फिराते हुए कहा, ये सिर्फ बैंगल्स नहीं है कुकी, ये मेरा हक है आपके ऊपर। कुकी हमें गर्दन हिला देती है। अश्विक उसके माथा चूमकर धीमी आवाज में कहा, आई मिस यू। इस पर कुकी कुछ नहीं कहती, बस पलके झुका लेती है। इशिका जी मुस्कुरा कर बोले, कुकी हमारे घर ही आएंगे अश्विक, अब चलें। अश्विक झेम जाता है। इशिका और आश्विक वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद यतीक्ष आदि के साथ ऑफिस चला जाता है। आज दिन भर तीनों भाई ऑफिस में ही रहते हैं। शाम होने पर से अहान अपना काम खत्म करके ऑफिस से घर के लिए निकल जाता है, लेकिन प्रेम और आदि फोर्स करके यतीक्ष को एक बार में ले जाते हैं। यतीक्ष बार के सामने खड़ा था और प्रेम और आदि बार के अंदर थे। क्या हुआ प्रेम भाई, कौन से सोच में खोए हुए हैं आप? आदि बियर बॉटल अपने मुंह में लगाते हुए कहा। डर लग रहा है यार आदि, प्रेम ने ड्रिंक्स की सिप लेते हुए कहा। डर? लेकिन क्यों? कल रात हॉरर मूवी देख लिया था क्या? आदि ने हंसते हुए कहा तो प्रेम उसके सर पर मारते हुए बोला, जिंदगी में इतने हॉरर सीन्स आ रहे हैं, क्या इतना काफी नहीं है? तो किस बात का डर भाई? आदि ने पूछा। ये अहान और कुकी के मैटर सॉल्व करते करते कही रहा और यतीक्ष के बीच दूरियां ना आ जाए, गलतफहमी इतना ना बढ़ जाए कि दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाए। ऊपर से उस साले कमीने अहान के भारी शब्दों में चाशनी से लिपटी बद्दुआ, मन तो कर रहा है उसे पटक पटक कर मारूं, बस चेरी बेबी करने के अलावा उसे आता ही क्या है? रट्टू तोता, चमगादड़ कहीं का। और मेरा ये बेवकूफ दोस्त, क्या जरूरत है उसे दुनिया जहां की परेशानी अपने सर पर लिए घूमने की? बीवी के साथ शर्त लगा रहा है बेवकूफ।
यार अभी अभी शादी हुई है, अपनी जिंदगी में अपनी बीवी के साथ मस्त मौला रहे ना भाई। लेकिन नहीं, इसे तो दूसरों के मैटर में टांग घुसाने की आदत है। भले ही बीवी से दूर हो जाए, दोनों एक दूसरे के अलावा रह नहीं सकते, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। मन तो कर रहा है दोनों को एक कमरे में 4 दिन तक बंद कर दूं। प्रेम गुस्से से झल्ला कर कहा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास प्रेम भाई। आदि कुछ सोचते हुए बोला, कैसा सॉल्यूशन? प्रेम ने पूछा तो आदि के होंठ पर एक डेविल स्माइल तैर जाती है। क्यों ना हम भाई को ड्रिंक्स पिला दे? नशे में दोनों के बीच दूरियां खत्म हो जाएगी और हमारा टेंशन भी। आदि ने कहा, तुझे लगता है ये शराब का नशा यतीक्ष पर चढ़ने वाला है? प्रेम ने गुस्से से कहा, यतीक्ष भाई ड्रिंक्स करते हैं, लेकिन हमेशा लिमिट में। ज्यादा पीने से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। आदि ने बियर के सिप लेते हुए कहा, अगर नशे में उसने राहा को बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया तो राहा इसे झेल नहीं पाएगी। प्रेम ने कहा, भाई नशे में भी राहा भाभी को हर्ट नहीं कर सकते। आदि ने कहा, तो फिर ठीक है, लगा राहा को कॉल। प्रेम ने ड्रिंक्स के आखिरी सिप लेते हुए कहा। थोड़ी देर बाद रायजादा पैलेस। राहा हॉल में बैठी हुई थी कि तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है। राहा मोबाइल उठाकर देखती है तो उस पर प्रेम नाम फ्लैश हो रहा था। राहा कॉल पिक करके बोली, हाँ प्रेम जी, कहिए। उधर से प्रेम की आवाज आई, राहा तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। यहाँ यतीक्ष नशे की हालत में टल्ली होकर पड़ा हुआ है, और तुम्हें तो पता ही है ना मिस्टर रायजादा के बारे में। वो एक मौका नहीं छोड़ते यतीक्ष की जान लेने की, और यतीक्ष बिना गार्ड्स के घूम रहा है। वाट? कहाँ है वो? राहा चौंक कर बोली, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, आहान के साथ आ जाओ। प्रेम ने कहा। आहान जो अभी अभी ऑफिस से आकर काउच पर लिन होके बैठा था, अपनी आंखें बंद करके कहा, मैं नहीं आने वाला। तो क्या बार में राहा अकेली आएगी? कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है भी या नहीं? प्रेम गुस्से से कहा, प्रेम भाई, मैं थक गया हूँ, आप मुझे फोर्स मत कीजिए। आहान ने कहा, चुपचाप आ जा, वरना मार मार कर बंदर बना दूंगा। प्रेम ने गुस्से से कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। आहान अपनी आंखें बंद करके झल्ला कर कहा, क्या आफत है यार? आप दोनों के बीच लड़ाई हुई थी क्या भाभी, जो भाई को बार में जाकर पीना पड़ा? राहा गुस्से से बोली, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई थी आपके भाई के साथ, बेकार में रायता फैला रहे हैं। चलिए। आहान ने कहा तो राहा हमें गर्दन हिला देती है। दोनों दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि पीछे से कुकी की आवाज आई, मैं भी चलूं क्या, तुम दोनों के साथ? चलिए, राहा धीमी आवाज में बोली। तीनों आहान के कार में बैठ जाते हैं। आहान अपनी कार बार की तरफ मोड़ देता है। थोड़ी देर बाद आहान की कार आकर बार के सामने रुकती है। कार पार्क करके वो तीनों बार के अंदर चले जाते हैं। इधर आदि का प्लान उल्टा पड़ गया था। यतीक्ष आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। शराब उसके सर चढ़कर बोल रही थी। वो बार में रखे एक के बाद एक शराब के बॉटल फर्श पर फोड़ते हुए बड़बड़ा रहा था, वो भाई है मेरा यार, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसने मुझे बद्दुआ दी है कि मैं अपनी बीवी से दूर हो जाऊं। आदि अपना सर पकड़ लेता है, क्योंकि वो जानता था अब आहान अच्छे खासे उसकी वॉट लगाने वाला है। यतीक्ष लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था कि राहा उसे थाम लेती है। यतीक्ष राहा को एक नज़र देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, बीवी तुम आ गए? हाँ हम आ गए, आप घर चलिए। राहा ने नाक सिकोड़ कर कहा। यतीक्ष 2 बार क्लैप करके कहा, अटेंशन प्लीज गाइस, अटेंशन प्लीज। बार में जितने भी अमीरजादे मौजूद थे सब यतीक्ष के तरफ देखने लगते हैं। यतीक्ष राहा के तरफ फिंगर पॉइंट करके कहा, गाइस प्लीज लुक एट हर, ये जो खूबसूरत सी लड़की यहाँ खड़ी है, बीवी है वो मेरी, लेकिन बहुत नासमझ है, मुझे समझती ही नहीं है। सिर्फ मैडम के नखरे झेल लो। आज भी वो मुझसे नाराज होकर बात नहीं कर रही। आहान घूर कर प्रेम और आदि को देखता है, जो उससे नजरें चुरा रहे थे। यतीक्ष फिर अपनी लड़खड़ाती जुबान में कहा, यार कोई इसे समझा दो, मैं इसकी कितनी परवाह करता हूँ, लेकिन ये तो हमेशा मुंह फूला कर बैठ जाती है। इसे तो रोमांस का A, B, C, D तक नहीं पता।
आदि को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने इतना बकवास प्लान बनाया ही क्यों। राहा यतीक्ष के कंधे पकड़कर बोली, यतीक्ष प्लीज यहाँ से चलिए, यहाँ तमाशा मत बनाइए। यतीक्ष थोड़ा तेज आवाज में कहा, सुन लिया गाइस, मैं यहाँ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा हूँ और मेरी बीवी को ये सब तमाशा लग रहा है। मेरी बीवी मुझे समझती ही नहीं है। राहा अपना माथा पीट लेती है। राहा प्यार से बोली, आयु। यतीक्ष मीठी सी मुस्कान लिए कहा, हम्मम बीवी। राहा बोली, जब आपसे शराब नहीं संभल रही तो आपने इतनी ज्यादा शराब क्यों पी? यतीक्ष कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारी कसम बीवी, मैंने नहीं पिया, प्रेम ने मुझे जबरदस्ती पिला दिया। हालत को देखकर प्रेम वहां से खिसकना ही सही समझा। राहा गुस्से से कहा, प्रेम जी ने कहा और आपने मान लिया। यू आर राइट वाइफी, इफ एनीवन वुड टेल मी गो यतीक्ष गो, जंप ऑफ द क्लिफ, वुड आई जंप? नो, बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई एम यतीक्ष सिन्हा रायजादा, राइट। फिर राहा के चेहरे को अपने दोनों हाथों से थाम कर कहा, बट एक्सेप्ट यू बीवी, तुम कहो ना तो मैं क्लिफ से, नहीं क्लिफ से क्या, एक लंबी बिल्डिंग में ले जाकर 120th फ्लोर के ऊपर से कूदने को कहोगी, जंप यतीक्ष जंप, तो मैं कूद जाऊंगा, आई विल जंप। राहा धीमी आवाज में बोली, यतीक्ष पहले घर चलिए। ओके, लेट्स गो, यतीक्ष ने कहा और राहा के एक हाथ को अपने बाजू में लपेट कर जाने लगता है, लेकिन वो 2 कदम ही आगे बढ़ाया था कि लड़खड़ा जाता है। उसे संभालने के चक्कर में राहा गिरने ही वाली थी कि एक वेटर उसके हाथ थाम लेता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बीवी का हाथ थामा। यतीक्ष गुस्से से दांत पीस कर कहा, आपको उससे क्या कोई हमारा हाथ थामे या कमर, आप चलिए यहाँ से, यहाँ तमाशा मत बनाइए आयु। राहा यतीक्ष को समझाते हुए बोली। यतीक्ष गुस्से से राहा को घूरते हुए कहा, ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए ना, तो जब मैं किसी के दांत तोड़ दूं तो तुम्हें भी मतलब नहीं होना चाहिए बीवी। इस मामले में मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, थोड़ा सा भी नहीं। जब बात तुम्हारी हो तो मेरे गुस्से को और पोसेसिवनेस को तुम मुझसे बेहतर जानती हो। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, इसे प्यार कहो या कब्जा सिर्फ तुम्हारी। यतीक्ष गुस्से से उस वेटर के मुंह पर एक पंच जड़ देता है। राहा गुस्से से बोली, यतीक्ष पागल हो गए हैं आप? उसकी क्या गलती है? राहा ने इतना ही कहा था कि यतीक्ष अपनी उंगलियां उसके बालों में उलझाकर उसके हिलते हुए लबों पर अपना लब जोड़ देता है। राहा दंग रह जाती है। उसे जब तक समझ आया यतीक्ष अपनी आंखें बंद करके उसके लबों को प्यार से चूम रहा था, वहां पर खड़े आदि, प्रेम, आहान, कुकी चौंक कर उन दोनों को देख रहे थे। कुकी के गाल हल्के गुलाबी हो चुके थे। आखिर राहा उसकी छोटी बहन थी। कुकी उन दोनों से नजरें हटाकर आहान को देखती है, जो मुंह फाड़े रहा और यतीक्ष को देख रहा था। बेशर्म, कुकी बुदबुदाते हुए बोली तो आहान उसे घूर कर देखता है। कुकी अपना सर झुका लेती है। वहां पर मौजूद बाकी सभी लोग एक कपल को एक दूसरे से किस करते हुए देखकर जोर जोर से हूटिंग कर रहे थे और क्लैपिंग की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। राहा यतीक्ष के सीने पर मुक्का मारते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वक्त के साथ यतीक्ष की किस और गहरी होती जा रही थी। राहा अपने पूरे ताकत लगाकर यतीक्ष को पीछे धकेल देती है और हाफने लगती है। उसका चेहरा लाल हो चुका था, कुछ शर्म की वजह से तो कुछ सांस न ले पाने की वजह से। उसकी नजर आदि, प्रेम, आहान और कुकी पर जाती है। वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। यतीक्ष एक हाथ से अपने होंठों पर लगे राहा के सिलाइवा साफ करते हुए कहा, योर टेस्ट इज सो स्वीट एंड टेस्टी प्रिंसेस। यतीक्ष अपने होंठों पर जीभ फिरते हुए कहा। राहा अपना सर झुका लेती है। वो असहज हो गई थी। उसके गाल जलने लगे थे। उनके आसपास मौजूद कुछ कपल्स उन्हें कमेंट्स पास कर रहे थे। और सो स्वीट कपल, ये ही इज सो रोमांटिक, दैट गर्ल इज सो सिंपल एंड क्विट ब्यूटिफुल। राहा जोर से अपने सूट को मुट्ठी में भींच कर रखी थी। ऐसे सरेआम किस को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शायद ये सब पहली बार उसके साथ हो रहा था, खासकर तब जब प्रेम, आहान और आदि वहां मौजूद हो।
राहा असहज होकर खुद में सिमटने लगती है। उसकी हालत समझकर तीनों वहां से चले जाते हैं। राहा यतीक्ष को पकड़कर उसके एक हाथ को अपने कंधे पर रखती है और उसे संभालते हुए वहां से ले जाने लगती है। लेकिन यतीक्ष को संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। लड़खड़ाती कदम में चलते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान में यतीक्ष कुछ न कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। यतीक्ष अपनी पकड़ राहा के कमर पर कसते हुए कहा, मुझे जवाब चाहिए बीवी, जवाब। अभी के अभी जवाब दो। तुम्हारी नजरों में सब मासूम हैं, अच्छे हैं सिर्फ मुझे छोड़कर, है ना? सबके लिए तुमने अपना पल्ला फैला दिया और जब बारी मेरी आई तो तुमने अपना पल्ला झाड़ लिया। ये कहाँ की इंसाफ है बीवी? राहा यतीक्ष को संभालते हुए क्लब के बाहर चली आती है, जहाँ प्रेम, आहान और आदि तीनों राहा का इंतजार कर रहे थे। राहा को देखते ही आहान कार के बैक सीट का दरवाजा खोल देता है। राहा यतीक्ष को बैक सीट पर बिठाकर जैसे ही उससे दूर जाने वाली थी, यतीक्ष उसके साड़ी के पल्लू पकड़कर झट से अपने ऊपर खींच लेता है, जिसे राहा खुद को संभाल नहीं पाती और जाकर उसके ऊपर गिरती है। आहान तुरंत अपनी नजरें फेर लेता है और धम से दरवाजा बंद करके खा जाने वाली नजरों से आदि को देखते हुए कहा, तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कल सुबह तुझे देख लूंगा, उल्लू का पट्ठा। आदि ने मुंह लटका कर कहा, इसमें मेरी क्या गलती है भाई? मैं कुछ सही करने को कोशिश करता हूँ तो उल्टा और ज्यादा गलत हो जाता है। मुझे सच में नहीं पता था, भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। आहान मुट्ठी भींचकर कहा, अब कार कौन ड्राइव करेगा? आप। और कौन? आदि ने कहा। आहान आदि के कॉलर पकड़कर खींचते हुए कहा, पागल हो गया है क्या? मैं नहीं जाने वाला कार के अंदर। पता नहीं भाई भाभी के साथ अंदर कार में डॉट। वो इतना कहकर चुप हो जाता है। रायता तुम दोनों ने फैलाया है, अब इसे तुम दोनों ही समेटोगे। कोई बात नहीं, ये असिस्टेंट साहिबा है ना, ये कार ड्राइव कर लेंगे। आदि ने धीरे से अपने कॉलर छुड़ाकर कुकी की तरफ इशारा करके कहा, आई एम सॉरी आदि सर, लेकिन मुझे कार ड्राइव करना नहीं आता। कुकी धीमी आवाज में बोली। तभी तीनों की नजर एक साथ प्रेम पर जाती है। प्रेम नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, क्या? मुझे क्या देख रहे हो? मैं नहीं जाने वाला कार के अंदर। कॉल करके भाभी को आपने ही बुलाया था ना, अब चुपचाप जाकर गाड़ी ड्राइव कीजिए, वरना। आहान गुस्से से कहा तो प्रेम हल्का मुस्कुराते हुए बोला, यार समझा कर, यतीक्ष दोस्त है मेरा और इस स्थिति में मैं तो कबाब में हड्डी बिल्कुल नहीं बनने वाला। तो फिर ठीक है, जब तक भाई का नशा उतर नहीं जाता पड़े रहते हैं सब यहाँ पर रात भर। आहान झल्ला कर कहा। तभी राहा कार के ग्लास विंडो को नीचे करती है और कहा, क्या हुआ? घर नहीं जाना क्या? आहान, कुकी, प्रेम आदि हैरानी से राहा को देखते हैं। प्रेम ने कहा, राहा यतीक्ष ठीक तो है ना? राहा धीमी स्वर में बोली, मम, वो ठीक है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, जल्दी घर चलिए, हम उन्हें संभाल नहीं पा रहे। आहान एक चैन की सांस लेता है और तुरंत जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। कुकी उसके बगल वाले सीट में बैठ जाती है। आहान कार स्टार्ट करके हवा को चीरते हुए वहां से चला जाता है। आदि ने मुंह लटका कर कहा, यार प्रेम भाई, प्लान तो उल्टा पड़ गया। आई विश की नशे में भाई भाभी को ज्यादा हर्ट ना कर दे। प्रेम आदि के सर पर टपली मारते हुए कहा, तूने तो कहा था, नशे में भी यतीक्ष राहा को हर्ट नहीं कर सकता। आदि ने कहा, पर मुझे कहाँ पता था प्रेम भाई, यतीक्ष भाई पर नशा इतना हावी हो जाएगा। पता नहीं कल सुबह यतीक्ष भाई हमारे साथ क्या करेंगे, जब वो होश में आएंगे। आदि वहीं पर सर पकड़कर बैठ जाता है। इधर आहान पूरी रफ्तार से अपनी गाड़ी भगा रहा था। बीच बीच में वो पलटकर यतीक्ष को भी देख रहा था, जो वक्त के साथ और भी ज्यादा नियंत्रण से बाहर हो रहा था। कुकी समझ रही थी उसकी बेचैनी को, लेकिन वो खामोश बैठी थी। राहा की कोशिश तो यतीक्ष को संभालने में लगी थी। तभी यतीक्ष खींचकर राहा को अपनी गोद में बिठा देता है। कुकी तुरंत उन दोनों से नजरें फेर कर बाहर की तरफ देखने लगती है। राहा लाचारी से आहान को देखती है तो आहान स्थिति को समझते हुए कार में पार्टीशन लगा देता है, जिसे कार 2 हिस्सों में बंट जाती है।
यतीक्ष बिना वक्त गवाए राहा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामकर उसके होठों को अपने होठों में भर लेता है। राहा जोर से अपनी आंखें मिच लेती है और यतीक्ष के शर्ट को अपनी मुट्ठी में कस लेती है। इधर कुकी एक टक बाहर की तरफ झांक रही थी। तभी उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होता है। वो धीमी आवाज में कहा, ससर। मम। आहान अपनी नजर सामने रास्ते पर गड़ाते हुए कहा। कुकी कांपते होठों से बोली, क्या आप कार एयर फ्रेशनर बंद कर सकते हैं, वरना मुझे उल्टी आ जाएगी। आहान एक नजर कुकी को देखता है, फिर उसके बेली को और एयर फ्रेशनर बंद कर देता है। तभी कुकी को अपने पेट पर आहान का हाथ महसूस होता है। कुकी के रोम रोम कांप उठते हैं। उसकी पलकें अपने आप बंद हो जाती है। कुकी, क्या तुम इस बच्चे को जन्म देने का फैसला कर लिया है? आहान ने कहा और कुकी के जवाब का इंतजार करने लगता है। कुकी फीकी मुस्कान लिए आहान के हाथ झटक देती है और बोली, माँ हूँ मैं इस बच्चे की, इसे मार तो नहीं सकती ना? आहान अब खामोशी से कार चलाने लगता है। रात होने की वजह से चांद की धीमी रोशनी पंख फैलाए चारों तरफ छाई हुई थी। उस दूधिया वर्ण और चांद के शीतल साए विंडो से आ रही सिली सिली हवा से कुकी के लंबे बाल लहरा रहे थे। हवा जब कुकी के गाल को चूम कर गुजरती, सुकून से कुकी की आंखें बंद हो जाती थी। अचानक से कुकी के कान में कुछ बच्चों के चिल्लाने की आवाज पड़ती है। आंखें खोलकर वो सामने देखती है तो एक आइसक्रीम स्टॉल पर कुछ बच्चे आइसक्रीम के लिए लड़ाई कर रहे थे। कुकी की आंखों में चमक आ जाती है। स्टॉल पर लगे आइसक्रीम पोस्टर देखकर उसके लार टपकने लगते हैं। वो बच्चों की तरह अपने होंठ पर जीभ फिराने लगती है, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से वो अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो एक नज़र आहान को देखती है और सर झुका लेती है। उसकी आंखों में नमी आ जाते हैं। तभी अचानक से कार एक जोरदार ब्रेक के साथ रुकती है। विच फ्लेवर? आहान कुकी के तरफ देखे बिना सपाट लहजे में कहा तो कुकी हैरानी से उसे देखने लगती है। आई आस्क्ड, विच फ्लेवर? आहान ने दोबारा पूछा, लेकिन कुकी खामोश रहती है। डर से एक पल में उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग जाता है। आई एम सॉरी सर। कुकी को लग रहा था आहान अब उसे बहुत डांटने वाला है। आहान बिना कुछ कहे अपनी सीट बेल्ट निकालकर कार से बाहर आ जाता है और उस स्टॉल की तरफ बढ़ जाता है। फिर 4 से 5 फ्लेवर के आइसक्रीम टब लाकर कुकी के गोद में रख देता है और कहा, तुम्हें जो भी फ्लेवर पसंद है खा लेना। कुकी चेहूं उठती है। आहान बिना किसी भाव के साथ कार स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद कार आकर रायजादा पैलेस के सामने रुकती है। आहान कार से निकलकर बैक सीट के विंडो नॉक करते हुए कहा, भाभी हम पैलेस पहुंच चुके हैं। राहा जो बैक सीट पर लेटी हुई थी, आहान की आवाज से तुरंत उठकर बैठ जाती है और यतीक्ष को संभालकर बाहर ले आती है। आहान उसे कंधा देकर पैलेस के अंदर हॉल में ले जाता है। हॉल में इस वक्त तीहू, स्वामिनी, दादा, दादू मौजूद थे। यतीक्ष को देखकर स्वामिनी जी हैरानी से बोले, आहान, आयु को क्या हुआ? बताता हूँ मॉम, पहले भाई को उनके कमरे तक ले जाना जरूरी है। आहान ने कहा। यतीक्ष अपनी लड़खड़ाती जुबान में कहा, नहीं नहीं, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ राहा के साथ जाऊंगा। राहा? कहाँ हो तुम यार? यतीक्ष इधर उधर देखते हुए कहा। उसकी नजर राहा पर जाती है तो वो राहा को सबके सामने गले लगाकर उसके सीने में सर रख कर कहा, राहा प्लीज हेल्प मी, मुझे कमरे में ले चलो, मुझे आहान के साथ नहीं जाना। राहा चौंकते हुए सबके मुंह ताकने लगती है। उसके ऐसा करने से राहा एम्बेरेस महसूस कर रही थी। राहा यतीक्ष को खुद से दूर करती है तो उसकी हालात देखकर सब चौंक जाते हैं। राहा, आप ठीक तो है ना? स्वामिनी जी हैरानी से राहा के बाल संवारते हुए बोले। राहा के बाल पूरी तरह से बिखर चुके थे। उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी। गले से लेकर कोलर बोन तक बाइट करने के लाल निशान थे। उसके होंठ सूज गए थे और कुछ कट्स लग गए थे, जैसे होठों के सारा रस निचोड़ लिया गया हो। राहा पलके नीचे करके बोली, मम, हम ठीक है, हम इन्हें कमरे में लेकर जा रहे हैं। आप इनके लिए एक ग्लास नींबू पानी ले आइएगा आंटी।
राहा अपनी परवाह किए बिना यतीक्ष को लेकर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर ले जाने लगती है। ये सब कैसे हुआ आहान? राहा की ऐसी हालत कैसे हो गई? स्वामिनी जी ने पूछा तो आहान गुस्से से कहा, ये सब प्रेम भाई और आदि के वजह से हुआ है मॉम। उन दोनों ने मिलकर भाई को इतना पीला दिया कि भाई अपने होश में ही नहीं है, वरना भाई तो हमेशा लिमिट में ही पीते हैं। आहान तमतमाते हुए वहां से चला जाता है। इधर राहा यतीक्ष को रूम में लेकर आती है तो यतीक्ष अपने टाई खींचते हुए कहा, मुझे शॉवर लेना है, आई नीड टू टेक अ शावर। राहा यतीक्ष को बेड पर बिठाकर उसके गले से टाई निकालते हुए बोली, यतीक्ष अभी नहीं, अभी आप शॉवर नहीं ले सकते, आपकी हालत सही नहीं है, आप नशे में हैं और आपके कदम लड़खड़ा रहे हैं। यतीक्ष बेचैन होते हुए कहा, नहीं, तुम समझ नहीं रही हो रहा, आई बैडली नीड टू टेक अ शावर, मुझे गंदा महसूस हो रहा है, आई रियली कांट टॉलरेट इट, मुझे नहाना है। यतीक्ष लड़खड़ाते कदमों से वॉशरूम के अंदर चला जाता है। राहा बेड पर बैठकर यतीक्ष के आने का इंतजार करने लगती है। तभी वॉशरूम के अंदर कुछ गिरने की आवाज आती है। राहा तुरंत खड़ी होकर वॉशरूम के अंदर घुस जाती है। यतीक्ष शॉवर के नीचे खड़ा होकर अपनी शर्ट के बटन्स खोलने की कोशिश कर रहा था। राहा हेल्प मी, राहा को देखकर यतीक्ष ने कहा। राहा यतीक्ष के पास जाती है और कांपते हाथों से उसकी शर्ट के बटन्स खोलने लगती है, लेकिन इस बीच शॉवर के पानी से वो खुद भीग गई थी। भीगने की वजह से साड़ी उसके बदन में चिपकने लगते हैं। भीगे जुल्फें, कांपती होंठ और गुलाब के पंखुड़ी पर पानी की बूंद जैसी उसके भीगे बदन पानी में आग लगाने के लिए काफी था। नशे में होने की वजह से यतीक्ष को राहा और भी खूबसूरत लग रही थी। यतीक्ष झट से राहा के सीने से पल्लू हटा देता है। राहा हड़बड़ाकर अपने सीने को दोनों हाथों से ढक लेती है और सर झुकाकर बोली, यतीक्ष प्लीज, आप नशे में हैं। राहा पल्लू को वापस अपने सीने में रखकर कमरे में आ जाती है। उसका चेहरा लाल हो चुका था, उसकी धड़कनें तेजी से भाग रही थी। यतीक्ष उसे गले लगाकर कहा, डोंट गो ना, आई नीड यू, वांट टू हैव यू। आज से पहले कभी इतना डर नहीं लगा रहा जितना आज आहान की बातों से लग रहा है। तुम्हें खोने के डर ने मुझे अपने चपेट में ले लिया है राहा, पता नहीं क्यों। प्यार के साथ महबूब को खो देने का डर दिल में पनपने लगता है, पर हाँ, डरता हूँ तुम्हें खोने से। जानता हूँ तुम मुझे प्यार नहीं करती और मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूँगा राहा मुझे प्यार करने के लिए, लेकिन तुम मुझे खुद से प्यार करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि अब ये प्यार मेरी सांसों के साथ ही खत्म होगी। तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना हमदर्द बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी नीली आंखों से दर्द के हर कतरे को नोचकर फेंक सकती हो? एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम दोनों हर बंधन से आजाद होकर एक दूसरे को मुस्कुरा कर गले लगाएंगे। उस वक्त ना अतीत का कोई दर्द होगा, ना कोई डर और ना ही घबराहट। अगर कुछ होगा तो सिर्फ सच्चाई, सुकून और हम दोनों का प्यार। बोलो ना राहा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा ना। राहा खामोशी से खड़ी थी। यतीक्ष राहा के सर से अपना सर जोड़कर कशिश भरी आवाज में कहा, तू ही मंजिल मेरी, तू ही मेरा रास्ता, मेरी सांसों का है तुझसे ही वास्ता, तुझसे शुरू मेरी, तुझ पे ही खत्म हो। आ लिख दूं मैं जरा कुछ ऐसी दास्तान, तेरे बगैर अब तो रह भी ना पाऊं मैं, देखूं जहां भी देखूं तुझको ही पाऊं मैं। यतीक्ष के गीले बालों से पानी की बूंदें टपककर राहा के चेहरे पर गिर रहे थे, जिसे राहा के रोंगटे तक खड़े हो रहे थे। यतीक्ष राहा को अपनी गोद में उठा लेता है और बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है और अपना दोनों हाथ बेड पर राहा के दोनों तरफ रखता है। दोनों की गर्म सांसें आपस में इस कदर उलझ रहे थे कि राहा की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। यतीक्ष राहा के सीने में सर रखकर कहा, तेरे बिना मेरा कोई भी वजूद ना, मेरा वो पल नहीं जहां तू मौजूद ना। एक तेरी ही लगन में जी रहा हूं मैं, मेरी धड़कन में है एक तू ही रमा, हर जर्रे हर जमी पे तेरा ही नक्श है, दिखे ये जहान सारा तेरा ही अक्ष है। राहा अपने सीने में यतीक्ष के सांसों को महसूस करके चेहरा दूसरी तरफ करके आंखें मिच लेती है। अपनी उखड़ती सांसों को संभाल कर राहा कांपते हुए बोली,
आपके सॉफ्ट रोमांस को हम टॉलरेट नहीं कर पाते यतीक्ष। नशे में आपको हम कैसे झेलेंगे। यतीक्ष राहा के हिलते लबों पर उंगली रखकर कहा, शश, आज रात खुद को मुझे सौंप दो राहा, खुद को मुझे प्यार करने दो। यतीक्ष राहा को उसके सारे कपड़ों से आजाद कर देता है और अपने कपड़े भी निकालकर बेड के नीचे फेंक देता है। रूम के सारे लाइट्स ऑफ करके खुद को और राहा को एक ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। राहा कसकर आंखें बंद करके बेडशीट को मुट्ठी में भर लेती है और एक बार फिर खुद को यतीक्ष को सौंप देती है। यतीक्ष धीरे धीरे राहा को अपने आगोश में भरने लगता है। दर्द से राहा चिल्लाने लगती है। उसके आंखों के कोने से आंसू गिरने लगते हैं। एक पल में उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वो यतीक्ष के गर्दन से लेकर पीठ तक अपने नाखूनों से खरोंचने लगती है, लेकिन यतीक्ष कुछ नहीं कहता। यतीक्ष प्यार से राहा को प्यार करने लगता है तो राहा की सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगते हैं। राहा जोर से अपने निचले होंठ को दांतों तले दबाकर सुबकने लगती है। राहा को अपने आगोश में भर के यतीक्ष के चेहरे पर एक सुकून दिख रहा था, लेकिन यतीक्ष के नशे में होने की वजह से राहा की हालत खराब होती जा रही थी। वो मुश्किल से यतीक्ष के प्यार को झेल रही थी। यतीक्ष का प्यार हमेशा उसे रुला देता था। उसके प्यार को बर्दाश्त करने के लिए राहा को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती थी। उसके प्यार करने से वो अधमरी हालात में पहुंच जाती थी। राहा की सिसकियां लगातार कमरे में गूंज रहे थे। वक्त के साथ यतीक्ष वाइल्ड होता जा रहा था। थोड़ी ही देर में दोनों पसीने से भीग चुके थे। पूरी रात यतीक्ष राहा को ऐसे ही प्यार करता रहता है और सुबह होने पर उसके ऊपर से हटकर उसके बगल में लेट जाता है। राहा भी सुबकते हुए सिकुड़कर कब सो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह नींद बाहर होती खटर पटर की आवाज़ों और चिड़ियों की मीठी चहचहाट कानों में पड़ने से उठी। रोशनदान से झलकता उजाला चढ़ते दिन को बयां कर रहा था। बैरन नींद दोबारा आंखों में ऐसी बसी की दिन चढ़ाया और दोनों अस्त व्यस्त सी हालत में ऐसे ही बिस्तर पर पड़े हुए थे। करीब दोपहर की 12:00 बजे यतीक्ष की नींद खुलती है। यतीक्ष धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो सबसे पहले उसकी नज़र सीलिंग पर जाती है। वो घूर कर सीलिंग को देखता है और अपनी नज़रें फेर लेता है। तभी उसकी नज़र अपने बगल में लेटी राहा के पीले पड़ चुके चेहरे पर जाती है, जिसे उसके होंठों पर मीठी सी मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से उठकर बैठ जाता है और दोबारा आंखें बंद कर लेता है। दर्द से उसका सर फटा जा रहा था। अचानक से उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है जब वो खुद को और राहा को बेलिबाश पाता है। राहा बेड के एक कोने में दुबक कर सो रही थी। वो धीरे से करवट बदलकर सीधा लेट जाती है तो दर्द से नींद में भी उसके मुंह से एहन निकल जाती है। यतीक्ष मुंह फाड़े उसे ही देख रहा था। वो कांपते हाथों से राहा के ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है तो उसका चेहरा सर्द हो जाता है और गुस्से से मुट्ठियां भींच जाते हैं। उसके बदन के लगभग हर जगह पर यतीक्ष के काटने और दांत गड़ाने के निशान थे, जो अब तक नीले पड़ चुके थे। गर्दन से लेकर कोलरबोन तक और सीने में भर भर के लव बाइट्स मौजूद थे। उसकी पूरी बॉडी लाल हो चुकी थी। यतीक्ष हैरानी से राहा के गाल थपथपाते हुए कहा, हे राहा, उठो, गेट अप, आंखें खोलो अपनी। लेकिन राहा कोई जवाब नहीं देती। यतीक्ष बेचैन हो जाता है। वो दोबारा कोशिश करते हुए कहा, राहा, फॉर गॉड सेक आंखें खोलो अपनी। मुझे नहीं पता कल रात क्या हुआ, मुझे याद तक नहीं है ये सब कैसे हो गया। राहा नींद में बड़बड़ाते हुए बोली, प्लीज यतीक्ष, हमें सोने दीजिए। राहा, गेट अप, टॉक टू मी। यतीक्ष ने कहा तो राहा अपनी आंखें खोलती है। वो हिल भी नहीं पा रही थी। दर्द ने उसके बदन को जकड़ के रखा था, जैसे किसी ने उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया हो। राहा की पलकें गीली हो जाती है। क्या हुआ राहा, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? यतीक्ष ने कहा तो राहा अपनी आंसू से सनी आंखों से यतीक्ष को देखती है। यतीक्ष तुरंत बेड से नीचे उतरकर बेड के नीचे से अपने कपड़े उठाकर पहन लेता है और राहा को वैसे ही ब्लैंकेट में लिपटकर वॉशरूम में ले जाता है और बाथटब में हल्के गुनगुने पानी भरकर उसे लिटा देता है। यतीक्ष ब्लैंकेट हटाने ही वाला था कि राहा ब्लैंकेट को मुट्ठी में कस लेती है और ना में गर्दन हिला देती है। लेट मी डू इट राहा,
मुझे तुम्हारे जख्म देखना है। यतीक्ष ने कहा तो राहा की पकड़ ब्लैंकेट से ढीली पड़ जाती है। ब्लैंकेट हटाकर वो साइड में फेंक देता है और राहा के बॉडी को क्लीन करने लगता है। राहा गहरी गहरी सांसें ले रही थी। फिर उसे एक टॉवल से लपेटकर रूम में ले आता है और बेड पर लिटा देता है। राहा उठने वाली थी कि यतीक्ष सर्द आवाज में कहा, लेटी रहो, चलने की हालात में नहीं हो तुम। यतीक्ष क्लोसेट रूम में जाकर राहा के लिए कुछ कंफर्टेबल कपड़े ले आता है। यतीक्ष के हाथ में अपने प्राइवेट कपड़े देखकर शर्म से राहा के गाल सुर्ख पड़ जाते हैं। वो झट से अपने कपड़े छुड़ाकर बोली, हम पहन लेंगे। यतीक्ष उसे घूर कर देखता है और कपड़े खींचते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं पहना दूंगा। तुम्हारे कपड़े उतारने और पहनाने का हक सिर्फ मेरा है। यतीक्ष प्लीज। राहा शर्माते हुए बोली तो यतीक्ष स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा, बिल्कुल नहीं यार, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। हर लड़की को प्राइवेट कपड़ों की जरूरत होती है, इसीलिए क्लोसेट में मैंने तुम्हारे लिए हर तरह के कपड़े रखे हैं, वो भी सब कुछ तुम्हारे साइज के। अब चुपचाप मुझे मेरा काम करने दो। यतीक्ष राहा को कपड़े पहनाने लगता है। राहा शर्म से गड़े जा रही थी। यतीक्ष राहा को बेड पर लिटाकर कहा, मेरे आने तक हिलना भी मत, ऐसे ही लेटे रहना। राहा 2 बार पलके झपका देती है। यतीक्ष खाना ऑर्डर करके वॉशरूम चला जाता है। यतीक्ष जब तक शावर लेकर बाहर आता है, एक मेड खाना रखकर चली गई थी। राहा उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे हिला भी नहीं जा रहा था। यतीक्ष उसे खाना खिलाता है तो राहा धीमी आवाज में बोली, आप नहीं खाएंगे यतीक्ष? यतीक्ष राहा के होंठ को हल्का चूम कर कहा, पहले तुम ठीक तो हो जाओ, उसके बाद खाऊंगा। राहा खामोश हो जाती है। वो यतीक्ष के डबल मीनिंग बातों को समझ रही थी। यतीक्ष राहा के होठों को टिश्यू से साफ करते हुए कहा, एक ही रात में क्या हालत हो गई यार तुम्हारी। नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आज दिन भर रेस्ट करना। अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास भी चल सकते हैं। नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। राहा ने धीमी आवाज में कहा, आर यू श्योर? यतीक्ष ने पूछा। मम। राहा नीचे की तरफ देखते हुए जवाब देती है। राहा फिर से सो जाती है और यतीक्ष वहां से चला जाता है। शाम हो चुकी थी। दादा दादू, तीहू, प्रेम, स्वामिनी, आहान आदि सभी पैलेस के हॉल में मौजूद थे। तभी राहा अपने पेट पकड़कर धीरे धीरे चलकर सीढ़ियों से होते हुए नीचे आती है, क्योंकि कल रात की वजह से उसके निचले पेट पर काफी दर्द हो रहा था। उसकी नींद अभी अभी खुली थी, जिस वजह से वो उबासी ले रही थी। आदि राहा के हालत समझकर थोड़ा सा हंस देता है और प्रेम के कान में धीमी आवाज में कहा, आपको पता है प्रेम भाई, कल रात से भाभी अभी कमरे से बाहर आए हैं। प्रेम गुस्से से आंख बबूला होते हुए कहा, अगर दोबारा से ऐसे घटिया और वाहियात प्लान बनाया ना तो पंखे में उल्टा लटका दूंगा। साले दिख नहीं रहा, तेरी वजह से राहा का हाल ऐसी की तैसी हो गई है। राहा की नजर जब प्रेम और आदि पर जाती है तो वो गुस्से से झल्ला उठती है। वो इधर उधर देखती है तो उसे दादू की छड़ी मिल जाती है। राहा छड़ी उठाकर आदि के तरफ कूदने लगती है तो आदि हैरानी से कहा, ए भाभी, प्यार के ओवरडोज होने की वजह से दिमाग खराब हो गया है क्या? ये छड़ी लेकर आप मेरे पीछे क्यों कूद रहे हैं? आदि वहां से भागने लगती है तो राहा गुस्से से बोली, बिल्ली की पूंछ, चूहे की मूंछ, सांप की फुंकार, आज आपको हम छोड़ेंगे नहीं। आपकी वजह से हमारी हालत पर हमें तरस आ रहा है। आदि दादू के पीछे छुपते हुए कहा, ए भाभी, आपके पति ने जो सजा दिया वो कम पड़ गई क्या? दोपहर से बिना खाए पिए मैं और प्रेम भाई गार्डनिंग कर रहे हैं। थक हार कर हम बेचारे थोड़ी देर आराम कर ही रहे थे कि आप बिल्ली की तरह कूद पड़े। देखिए, मेरे दोनों हाथ में छाले पड़ गए हैं। आदि अपना दोनों हाथ ऊपर करके कहा तो सही में उसके हाथ लाल हो गए थे। राहा धीरे से काउच पर बैठ जाती है। क्या हुआ दादू? किसी सीरियस मैटर में बातें हो रही थी क्या? राहा दादू के चेहरे पर सख्त भाव देखकर सहजता से बोली। दादू ने कहा, हाँ, वो अश्विक के परिवार वाले आए थे। कात्यायनी की सगाई की तारीख तय हो चुकी है। हैरानी से राहा की आंखें चौड़ी हो जाती है। सगाई, लेकिन कब है दादू?
राहा कांपते होठों से बोली, 2 दिन बाद ही सगाई है राहा, वरना पंडित जी कह रहे थे 6 महीने तक सगाई के लिए कोई और शुभ मुहूर्त नहीं है। इस बार दादी ने कहा। राहा का चेहरा पीला पड़ जाता है और आहान चेहरा सर्द हो जाता है। रात के वक्त खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कुकी अपने रूम के सामने खड़ी थी और अपने मोबाइल पर निधि के साथ बात कर रही थी। वो कॉल डिस्कनेक्ट करके जैसे ही रूम में जाने लगती है, कोई पीछे से उसके मुंह पर हाथ रखकर उसके मुंह दबा लेता है। कुकी का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। तभी वो शख्स कुकी के कमर पकड़कर हवा में उठा लेता है और जबरदस्ती उसे वहां से ले जाने लगता है। कुकी अपना हाथ पैर मारकर छटपटा रही थी। वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज उसके गले में ही दम तोड़ रहे थे। वो शख्स कुकी को टेरेस पर ले जाकर जोर से छोड़ देता है और झट से उसे दीवार पर लगाकर उसके दोनों तरफ अपना हाथ रखता है। कुकी की सांसें उखड़ रही थी। वो हफने लगती है। उसकी नजर सामने खड़े शख्स पर जाती है। सर डॉट स डॉट सर आ डॉट आप यहाँ। कुकी कांपते होठों से बोली, ये क्या बदतमीजी है आहान सर। अगले ही पल कुकी गुस्से से तिलमिला उठती है। आहान कुकी के गाल को थोड़ा सा दबाते हुए दांत पीस कर कहा, सीधी सी बात है, एक बार में समझ जाओ तो अच्छा है। ये सगाई नहीं हो सकती। इस सगाई को तोड़ दो कुकी। कुकी अपने दोनों हाथों से आहान का हाथ अपने गाल से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, ये मेरी जिंदगी है आहान सर, मेरी निजी मामलों में आप दखल ना दे तो अच्छा है। आहान गुस्से से कुकी के होठों के करीब झुकते हुए कहा, वरना क्या कर लोगे तुम कुकी। कुकी अपना चेहरा इधर उधर करते हुए बोली, अपनी हद में रहिए आहान सर, ये मत भूलिए कि आप अपने अश्विक भाई के होने वाली बीवी से बात कर रहे हैं। आहान कुकी के दोनों बाजू पकड़कर कहा, होने वाली बीवी और बीवी में बहुत फर्क है कुकी। तभी आहान की नजर कुकी के कलाई पर जाती है, जहां इशिका के दिए हुए खानदानी कंगन थे। आहान गुस्से से बौखला जाता है और जबरदस्ती उसके कलाई से कंगन निकालने लगता है। कुकी हैरान रह जाती है और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आहान सर छोड़िए, आप पागल हो गए हैं सर, क्या कर रहे हैं आप ये। बहुत कोशिश करने के बाद आहान खींचकर कुकी के कलाई से कंगन निकाल देता है और उसे गौर से देखते हुए कहा, तुम समझते क्यों नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो कुकी। मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा तुम्हें किसी और के साथ, नहीं देख पाऊंगा तुम्हें किसी और का होते हुए। आहान गुस्से से उस कंगन को फेंकने ही वाला था कि कुकी रूंधे गले से बोली, ऐसा मत कीजिए सर प्लीज, अश्विक के नजरों में गिर जाऊंगी मैं, मुझे इसे वापस कर दीजिए प्लीज सर। मैं जिंदगी भर आपकी रखैल का खिताब लेके नहीं जी पाऊंगी। मैं भी किसी की बीवी बनना चाहती हूँ। मेरे बच्चे को बाप का पहचान देना चाहती हूँ। मेरे बच्चे को नाजायज मत बनाइए। मुझे कोई आपकी होर रखैल जो भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बच्चे पर एक बार भी उंगली उठ गई तो मैं नहीं जी पाऊंगी। मैं गिल्ट में मैं मर जाऊंगी सर। कुकी फफक कर रोने लगती है। आहान दर्द भरी मुस्कान लिए कहा, हाँ माना कि अब हम गैर है तुम्हारी नजरों में, मगर क्या याद है तुमको कभी हम ही तुम्हारे थे। कुकी झट से आहान के हाथों से कंगन छुड़ाकर अपनी कलाई में पहन लेती है और आंसू पोंछते हुए दौड़ते हुए वहां से जाने लगती है। आहान पीछे से चिल्लाते हुए कहा, जाते जाते मेरी भी एक बात सुनते जाओ कुकी, मैं चाहे अपना दम तोड़ लूंगा, लेकिन तुम्हारी सगाई किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। ये सगाई जरूर टूटेगी, मैं तोड़ दूंगा इस सगाई को। कुकी अपनी आंसू से सनी आंखों से एक नजर आहान को देखती है और उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करके बोली, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे सर। कुकी वहां से चली जाती है और आहान नम आंखों से उसे देखता रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, डाइनिंग हॉल। नाश्ते का समय होने की वजह से इस वक्त दादू दादी, स्वामिनी जी, प्रेम, तीहू, राहा, यतीक्ष, आहान आदि सभी डाइनिंग हॉल में मौजूद थे। राहा सहरते हुए धीरे धीरे अपना नाश्ता कर रही थी, क्योंकि टेबल के नीचे से यतीक्ष अपना एक हाथ राहा के कमर पर रखा हुआ था और राहा सर झुकाकर बार बार उसके हाथ को हटाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। दादू दादी के प्लेट से एक पराठा उठाकर अपनी प्लेट में रखते हैं तो दादी बोले,
क्या कर रहे हैं आप ये? हमारा जूठा है ये। दादू प्यार से बोले। अरे आपने ही तो कहा था, जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। इस पर दादी मुस्कुरा देते हैं। लेकिन ये सुनते ही तीहू के आंखों में चमक आ जाती है। वो प्रेम के प्लेट को अपनी तरफ खींच लेती है और अपनी प्लेट को प्रेम की तरफ सरका देती है और प्रेम के जूठे खाने को खाने लगती है। फिर सब्जी प्लेट को भी अपनी प्लेट से बदल देती है। प्रेम बस प्यार से तीहू के क्यूट हरकतों को निहार रहा था। तीहू प्रेम के आंखों में झांक कर बोली, इतने प्यार से मत देखिए राठौर साहब, प्यार हो गया तो कहीं के लायक नहीं बचोगे। प्रेम हड़बड़ा जाता है और अपनी नजरें चुराने लगता है। तीहू पानी का ग्लास उठाती है, जिस ग्लास से प्रेम ने पानी पिया था, और अपना होंठ उसी जगह रखती है जिसे थोड़ी देर पहले प्रेम के होठों ने छुआ था। प्रेम के लिए एक एक पल वहां रहना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो आधा अधूरा नाश्ता करके ही वहां से चला जाता है। प्रेम आधा नाश्ता करके कहाँ जा रहे हैं आप? स्वामिनी जी ने पूछा। मेरा नाश्ता हो गया आंटी, आप टेंशन मत लीजिए। प्रेम बिना पीछे मुड़े कहा। इधर राह के पीछे खड़ी होकर स्वामिनी जी प्यार से उसके सर सहलाने लगते हैं। यतीक्ष झट से अपना हाथ पीछे खींच लेता है, जिसे स्वामिनी जी मुस्कुरा देते हैं। शायद उन्हें अंदाजा हो गया था टेबल के नीचे क्या खिचड़ी पक रही थी। यतीक्ष झेम जाता है और राह का सर और नीचे हो जाता है। कू डॉट, कुछ कहना है आपको आंटी? राह सर झुकाकर बोली। स्वामिनी जी मुस्कुराते हुए नामे गर्दन हिला देते हैं। दादी स्वामिनी जी को आंखों से कुछ इशारा करते हैं, लेकिन स्वामिनी फिर से नामे गर्दन हिला देती है। क्या खिचड़ी पक रही है आप दोनों सास बहू के बीच? यतीक्ष अपनी भौं चढ़ाकर कहा। कुछ भी तो नहीं। स्वामिनी जी हकलाते हुए बोले तो दादी अपना सर पीट लेते हैं। जो भी कहना है साफ साफ कहिए ना, क्या आंखें मटका रही हो आप दोनों? यतीक्ष दोनों को घूरते हुए कहा। दादी अपना गला साफ करते हुए बोले, देखिए आयु, पुरुष और औरत दोनों ही सृष्टि के आधार स्तंभ है। दादी ने इतना ही कहा था कि यतीक्ष उन्हें टोकते हुए कहा, दादी बातों को जलेबी मत बनाइए, बात क्या है ये बताइए। इस बार दादी थोड़े गुस्से से बोले, सीधी सी बात है, वारिस दे दो रायजादा खानदान को। दादी की बातें सुनकर राह के गले में जैसे खाना अटक जाते हैं। वो जोर जोर से खांसने लगती है। उसकी इस प्रतिक्रिया से सब हंस पड़ते हैं। इधर यतीक्ष अपनी आंखें छोटी छोटी करके दादी को घूर रही थी। ये नीली आंखें दिखाकर किसी और को डराना आयु, मैं नहीं डरने वाली। दादी मुंह बीचका कर बोले। स्वामिनी जी यतीक्ष के दोनों आंखों पर हाथ रखकर बोले, घूरना बंद कीजिए आयु, बच्चा ही तो मांगा, आपके राह को तो नहीं मांग लिया ना। यतीक्ष अपने चेहरे से स्वामिनी जी का हाथ हटाकर उन्हें घूरते हुए कहा, सीरियसली मॉम, बच्चा पैदा करना इतना आसान है क्या? आप तो बच्चे की डिमांड ऐसे कर रहे हैं जैसे एक छोटा सा बच्चा लॉलीपॉप के लिए जिद करता है। स्वामिनी जी ने सपाट लहजे में कहा, इसमें दिक्कत क्या है आयु? ना आप में कोई कमी है और ना ही राह में, तो आप बेबी प्लानिंग क्यों नहीं कर सकते? इस बार यतीक्ष थोड़े गुस्से से कहा, दिक्कत ये है मॉम कि मैं अभी बच्चे की जिम्मेदारी लेने की हालात में नहीं हूँ। दिक्कत ये है कि राह अभी बहुत छोटी है, हमारे घर के कंडीशंस भी ठीक नहीं हैं। वजह बहुत है मॉम, लेकिन सुलझाव सिर्फ एक है। स्वामिनी जी भी गुस्से से बोले, ये मत भूलिए आयु कि आपके दादू के बनाए वसीयत के हिसाब से अगले 1 साल के अंदर ही आपको रायजादा खानदान को एक वारिस देना होगा। मैं नहीं मानता उस फालतू के वसीयत को। मैं किसी भी दबाव में आकर अपना डिसीजन नहीं बदलने वाला। यतीक्ष दांत पीस कर कहा। तभी तीहू ने कहा, मॉम बात को समझने की कोशिश कीजिए। राह भाभी सिर्फ 18 साल की हैं। अगर अभी से बच्चे की जिम्मेदारी संभालेंगे तो उनका पूरा करियर तबाह हो जाएगा। एग्जैक्टली। मैं भी कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी फालतू के वसीयत के चलते मैं एक 18 साल की लड़की को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता। यतीक्ष गुस्से से कुछ भी उल्टा सीधा बके जा रहा था। राह तो शर्म के मारे किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। दादी और स्वामिनी जी खामोश हो जाते हैं, क्योंकि यतीक्ष को समझाने का मतलब है दीवार पर खुद ही अपना सर फोड़ना, क्योंकि यतीक्ष किसी के सुनने वालों में से नहीं था। यतीक्ष खाने की बाइट लेते हुए
काफी सीरियस टोन में कहा, आपको पता है मॉम, एक ह्यूमन बॉडी 45 डेल तक का पेन बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक बच्चे को जन्म देते वक्त एक औरत को 57 डेल का पेन होता है। यानी कि 20 हड्डियां एक साथ टूटने पर जितना दर्द होता है, डिलीवरी के वक्त एक औरत को उतना ही दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। वैल्यूड पॉइंट तो ये है कि 45 डेल से ज्यादा दर्द होने पर एक मर्द की मौत पक्की है। उसके बाद भी आपको लगता है कि ये छुई मुई इतना दर्द झेल पाएगी। स्वामिनी जी यतीक्ष के सर पर धीरे से मारते हुए बोले, ये आप मुझे समझा रहे हैं आयु? आपको मैंने पैदा किया है, आप मुझे नहीं। और रही बात डिलीवरी पेन की, तो हर लड़की को एक ना एक दिन इस दर्द से गुजरना ही पड़ता है। यतीक्ष बिना किसी भाव के कहा, दैट्स वाई मॉम, मैंने सोचा है कि राहा जब 21 साल की हो जाएगी, हम ऑर्फानेज से एक बेबी एडॉप्ट कर लेंगे। मैं अपनी छुई मुई को इतना दर्द नहीं झेलने दूंगा। हैरानी से स्वामिनी जी की आंखें चौड़ी हो जाती है। उनके साथ साथ बाकी सब भी चौंक कर यतीक्ष को देख रहे थे। आयु, क्या आप पागल हो चुके हैं? मानते हैं हम कि आप राहा को लेकर पजेसिव हैं, लेकिन इतना पोसेसिवनेस कि आप राहा को लेबर पेन तक बर्दाश्त करने नहीं देंगे। जस्ट बिकॉज बच्चा पैदा करते वक्त राहा को दर्द होगा, आप बच्चा ही पैदा नहीं करेंगे। स्वामिनी जी हैरत से बोले, यस मॉम, वजह जो भी हो, लेकिन मैं राहा को दर्द में नहीं देख सकता। अगर उसे दर्द देकर बच्चा पैदा करना है, तो मैं कभी बच्चा पैदा ही नहीं करूंगा। यतीक्ष स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा। आज यतीक्ष की हर एक बात से सबको झटका लग रहा था। सबसे ज्यादा हैरान तो कुकी थी। उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी, क्योंकि प्रेगनेंसी के बारे में उसे ज्यादा ज्ञान नहीं था, इसीलिए उसके चेहरे के रंग उड़ चुके थे। कुकी लड़खड़ाती जुबान में बोली, क्या डिलीवरी के वक्त इतना दर्द होता है यतीक्ष सर? यतीक्ष उसे एक नजर देखता है और बिना किसी भाव के साथ कहा, यस आयु, अगर आप अनाथालय से बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप अपने ही अंश को दुनिया में नहीं लाना चाहते। ये कैसा बेहुदा मजाक है? दादू ने कड़क आवाज में कहा। दादू, ये मजाक नहीं है और ना ही मैं मजाक करने के मूड में हूँ, यतीक्ष गंभीर आवाज में कहा। दादू दादी अपना सर पकड़ लेते हैं। स्वामिनी जी गुस्से से बोले, आयु, अगर मैंने आपकी तरह सोचा होता तो शायद आप इस दुनिया में नहीं होते। मैं 4 बार इस दर्द को बर्दाश्त कर चुकी हूँ आयु। हर औरत को माँ बनने के सुख पाने के लिए इस तकलीफ को झेलना पड़ता है।